हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडर। आप सभी का कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। हम पढ़ेंगे बिल्डिंग मटेरियल एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ सीमेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस के अंदर आते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं और कन्वेंशनल क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए हम ये चाहेंगे कि इस वीडियो को आप अच्छे से देखें। तो हमारे पास बेसिकली कितने तरह के सीमेंट हैं, तो इनका नाम हमने लिखा हुआ है, आप कॉपी पे नोट बनाते चलिए। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जिसको RHC के नाम से भी जाना जाता है, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट या फिर अल्ट्रा रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट जिसको PSC के नाम से भी आप जानते हैं। 6th, सुपर सल्फेटेड पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट, क्विक सेटिंग पोर्टलैंड सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट, हाई एलुमिना सीमेंट, मैसनरी सीमेंट, एयर एंड ट्रेनिंग सीमेंट, वाटरप्रूफ सीमेंट, व्हाइट एंड कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट, एक्सपैंडिंग सीमेंट, ऑयल वेल सीमेंट, रेडी सेट सीमेंट, नेचुरल सीमेंट, एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट। तो कुल मिला के 20 तरह के सीमेंट हैं, इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। सो यहाँ से एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ये जो सीमेंट हमने आपको दिया, इतना सारे 20 तरह के सीमेंट के जो नेम दिए हैं, इनमें से पूछा जा सकता है किसी भी एक तरह का सीमेंट का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, यूज कहाँ है। प्लस किसी तरह के सीमेंट के कंपोजिशन के बारे में पूछा जा सकता है कि उसमें बेसिकली उस सीमेंट को किस तरह से बनाई जाती है। ठीक है, प्लस ये जो कोड का नाम लिखे हैं, इन कोड से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है, खास करके SSC JEE जैसे एग्जाम में इन कोड को भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जिसमें हमने कोड बताया है, उन कोड को कम से कम अगर हो सकता है प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, SSC JEE के लिए आपको याद करनी होगी। अगर आप SSC JEE अपीयर कर रहे हैं तो कोड का नाम भी पूछा जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कन्वेंशनल क्वेश्चन में कैसा, आपको शॉर्ट नोट्स में इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में बेसिकली किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, कोई 2-3 तरह का सीमेंट के बारे में पूछ लेगा, है ना। तो वो एक 5 या 6 नंबर का, हर एक सीमेंट पे 2-2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा। तो 3 तरह का पूछ लिया तो 6 नंबर का एक शॉर्ट नोट्स बन गया, इस तरह से पूछ लेगा। या फिर आपसे डायरेक्ट कितने तरह के सीमेंट आपको पता है, उनके नाम डायरेक्ट पूछ लें, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या 4 नंबर मान लो कि ये 20 तरह के सीमेंट के नाम बताओ। ओके, अब मैं तो 20 तरह का आपको बता रहा हूँ। अधिकतम बुक्स में, किताबों में आप जब देखोगे तो 8-10 तरह के, 8-10 तरह के अधिक से अधिक आपको पढ़नी होती है, लेकिन हम सारे पढ़ेंगे ताकि एक भी हमारा ऑब्जेक्टिव बचे ना, या फिर कन्वेंशनल क्वेश्चन ऐसा ना हो कि हम आंसर ना कर पाए, इसलिए हम सब कुछ पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आपको अप्रोच क्या होगा पढ़ने का। अप्रोच हमारा ये होगा कि हमें चीजें याद रखनी है। ओके, यहाँ पर समझने लायक उतना कुछ बातें हैं नहीं, जितना समझने थी वो हमको क्लिंकर्स के बारे में समझनी थी, उसका कंपोजिशन के बारे में, सीमेंट के इंग्रेडिएंट के बारे में, वो समझने लायक चीजें थी। अब जो है समझने लायक कोई चीजें नहीं है, अब क्या है, याद करने वाली बात है। तो आप अभी याद कैसे होगी, आपको आप रट लोगे तो याद हो जाएगी, ये एक तरीका है। या फिर समझ के अगर नोट्स बनाओगे, समझ के लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वो चीजें याद रहेंगी। तो इसमें देखिए जो मैक्सिमम सीमेंट है ना, मैक्सिमम लगभग 10-12 टाइप के सीमेंट ऐसे हम बताएंगे आपको, जो कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है OPC, इसका जो कंपोजिशन है, इसको मॉडिफाई करके बनाई जाती है। ठीक है, तो 10-12 टाइप ऑफ सीमेंट तो इसी OPC पर बेस्ड हमको पता चल जाएगा। तो हम OPC को अच्छे से पढ़ेंगे और बाकी को अच्छे से ही पढ़ेंगे, लेकिन उसी से को रिलेट करते हुए अपना नोट्स लिखेंगे, और अकॉर्डिंगली जैसे कंपोजिशन चेंज होगा तो उसका एप्लीकेशन भी चेंज हो जाएगा, तो एप्लीकेशन को लिखते चलेंगे। फिर उसका स्ट्रेंथ वगैरह लिखते चलेंगे, साउंडनेस वगैरह कितना है, जो कोई लिमिटेशन है इनिशियल सेटिंग टाइम की, फाइनल सेटिंग टाइम की, ये सारे गाइडलाइंस लिखते चलेंगे। समझ गया, इस तरह से हम अपना नोट्स को डिजाइन करेंगे। तो कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, डिटेल में
अब वन बाय वन हम देखते चलेंगे। तो मैं इस वीडियो का आपका जो अप्रोच होगा वो ऐसा होगा कि हम क्या करेंगे, हम पहले जैसे ओपीसी है तो ओपीसी के बारे में हम पहले लिख चुके होंगे, फिर हम वहां से आपको डिक्टेट कराएंगे, ठीक है। और वहां से जो भी पॉइंट होगा मैं स्क्रीन रीड करके आपको समझाऊंगा, आप साथ साथ लिखते चलना, नहीं तो अधिक टाइम टेकिंग हो जाएगा। 20 तरह का सीमेंट है, हर एक तरह के सीमेंट को इंडिविजुअली समझाना मुश्किल है, तो हम पहले लिख लेंगे फिर समझा देंगे, ठीक है। सबसे पहला हेडिंग लिखिए पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट का जो अदर नेम है, इसको हम और किस नेम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं नॉर्मल सेटिंग सीमेंट या फिर ऑर्डिनरी सीमेंट भी कह सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। ये सबसे कॉमन वैरायटी ऑफ आर्टिफिशियल सीमेंट है। आर्टिफिशियल सीमेंट कहने का मतलब है जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, ओके। और आपको याद होगा हमने बताया था कि जो पोर्टलैंड सीमेंट है इसका जो आविष्कार है इसको किसने किया था, जोसेफ एस्पिडीन ने 1824 में, ठीक है। 1824 में जोसेफ एस्पिडीन जो कि एक मिस्त्री थे, कहाँ के, इंग्लैंड के रहने वाले थे वो, उन्होंने इस चीज की आविष्कार कर लिया था पोर्टलैंड सीमेंट का, है ना। इसका नाम पोर्टलैंड क्यों पड़ा, क्योंकि पोर्टलैंड सीमेंट को यूज करके जब आप कंक्रीट बनाते हो ना, तो उस कंक्रीट के सेट होने के बाद जो कलर एक डेवलप होगा, वो जो कलर है वो कलर एक तरह का सैंडस्टोन पाया जाता है। पोर्टलैंड एक जगह है इंग्लैंड के अंदर, उसके कलर से मैच करता है, इसलिए इस सीमेंट का नाम उन्होंने पोर्टलैंड दे दिया था, ठीक है। अभी पोर्टलैंड सीमेंट को आप कैसे बनाते हो, सेकंड पॉइंट लिखिए। आपको पता है हम डेफिनाइट प्रोपोर्शन में रॉ मटेरियल्स जैसे कि कैल्कारिशियस एंड एग्रीलेशियस मटेरियल, दैट इज कैल्शियम कंटेनिंग कंपाउंड्स एंड क्ले कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है, को हम लेंगे इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन, उनको मिक्स करेंगे प्रॉपर्ली। मिक्स करने के बाद उनका कैल्सिनेशन किया जाता है। कैल्सिनेशन मतलब उनको हीट करेंगे, उनको बर्न करेंगे, ताकि हाई टेम्परेचर पे किया जाता है, ओके। इस कारण से क्या होता है, डिफरेंट रॉ मटेरियल्स एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जिसका कुछ सीमेंटिंग प्रॉपर्टी रहता है, ठीक है, जिसको हम बॉगी कंपाउंड के नाम से भी जानते थे। आपको अगर याद होगा तो वही चीज है, ठीक है। तो वो बॉगी कंपाउंड वगैरह बनता है, तो वो मतलब क्लिंकर्स बनते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली क्या बनते हैं, क्लिंकर्स। क्लिंकर्स का कंपोजिशन क्या होता है, बॉगी कंपाउंड उसमें प्रेजेंट रहता है, मतलब C3A C2S, ये सारे कंपाउंड्स क्लिंकर्स में प्रेजेंट रहते हैं। अब उन क्लिंकर को हम क्या करेंगे, फाइन पाउडर फॉर्म में पल्वराइज कर देंगे, क्रश कर देंगे, तो आपको क्या बन जाएगा, सीमेंट बन जाएगा, है ना। तो उसी को हम पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। तो सेकंड पॉइंट थी। थर्ड पॉइंट इसके नोमेनक्लेचर के बारे में जो मैंने आपसे अभी कुछ ही समय पहले डिस्कस किया। फोर्थ पॉइंट, ये जो सीमेंट है ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये हमें बेसिकली 3 डिफरेंट ग्रेड में हमको मिलता है, ओपीसी 33 ग्रेड, ओपीसी 43 ग्रेड एंड ओपीसी 53 ग्रेड, ओके। अब ये जो 33, 43, 53 ये जो नंबर है, ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, आपको पता होगा, दिस नंबर इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसका, सीमेंट का। अब ये कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप कैसे निकालते हो, तो हमने टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में इसका जानकारी आपको दिया था क्या नहीं, ओके। हम क्या करते हैं, सीमेंट मोर्टार के ऊपर टेस्ट करते हैं, हम डायरेक्ट सीमेंट के ऊपर नहीं टेस्ट करते हैं। सीमेंट पेस्ट का क्यूब नहीं बनाते, क्यों, सीमेंट पेस्ट में श्रिंकेज एंड क्रैकिंग ज्यादा होगा, इसलिए हम सीमेंट पेस्ट का क्यूब ना बनाते हुए सीमेंट मोर्टार का क्यूब बनाते हैं और उस पर हम टेस्टिंग करते हैं। क्यूब का साइज क्या था, 70.6 mm, ओके, और 70.5 और 70.6 mm, सरफेस एरिया अप्रोक्सीमेटली 5000 mm², याद होंगी ये सब बातें। तो हम उन क्यूब के ऊपर टेस्ट करते थे और हम स्ट्रेंथ निकालते थे, 3 days स्ट्रेंथ, 7 days स्ट्रेंथ, 28 days स्ट्रेंथ। तो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कौन सा स्ट्रेंथ, 28 दिनों के बाद जब आप सीमेंट मोर्टार के ऊपर कंप्रेशन टेस्टिंग करेंगे, फिर जो स्ट्रेंथ आपको डेवलप होगा, जो स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, उसको हम कहेंगे मींस कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब एट द एंड ऑफ 28 days, ठीक है। नेक्स्ट, फिजिकल रिक्वायरमेंट, फाइननेस। इस तरह के सीमेंट की फाइननेस क्या होगा, फाइननेस को हम बेसिकली स्पेसिफिक सरफेस एरिया के टर्म्स में मेजर करेंगे, और ये कौन सा मेथड है, एयर परमिएबिलिटी मेथड, ठीक है, एयर परमिएबिलिटी मेथड। एयर परमिएबिलिटी मेथड को यूज करके हम फाइननेस निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक सरफेस एरिया। ध्यान रखना, एपरेटस कौन सा यूज होगा, नर्स एंड ब्लेन एपरेटस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट एपरेटस का नाम पूछ लिया जाता है, या फिर मेथड के नेम भी पूछ लिया जाता है, या फिर डायरेक्ट आपको फाइननेस का वैल्यू पूछ लेगा। तो जो फाइननेस का वैल्यू होगा यहाँ पे वो कितना होगा,
तीनों ग्रेड ऑफ सीमेंट के लिए ओपीसी चाहे वो 33 हो, 43 हो या 53 हो, जो फाइनलेस की वैल्यू होगी इट विल बी 225 मीटर स्क्वायर पर केजी। ठीक है, आपको पता है हमने एक पॉइंट आपसे डिस्कस किया था कि अगर जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूम किसी सीमेंट की अधिक आ रही है, देन इसका मतलब क्या हुआ कि वो सीमेंट ज्यादा फाइन है। ठीक है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो सीमेंट ज्यादा फाइन है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया अगर कम है तो सीमेंट कम फाइन है, मतलब कोर्स है। ठीक है, दानेदार है, समझ में आया? उसके ग्रेन साइज थोड़े बड़े बड़े होंगे अगर फाइन नहीं है तो इसका मतलब स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होगा वो कम होगा। अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा आ रहा है मतलब सीमेंट आपका अधिक फाइन है। अब चलिए साउंडनेस। साउंडनेस हम दो तरह के इंस्ट्रूमेंट को यूज करके मेजर कर सकते हैं। दो तरह का मेथड हमारे पास, ली चार्ट-लियस मेथड, ऑटोक्लेव मेथड। अभी ऑटोक्लेव मेथड जो है ये लाइम एंड मैग्नीशिया दोनों के लिए साउंडनेस बताता है, लाइम एंड मैग्नीशिया। ओके, और ली चार्ट-लियस मेथड जो है इट इज ओनली फॉर लाइम। तो जब ली चार्ट-लियस मेथड के अकॉर्डिंग आप टेस्ट करोगे तो जो इंडिकेटर आर्म, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस किए थे साउंडनेस टेस्ट में, तो वहां पे हमने देखा था कि एक स्प्लिट सिलेंडर होती है, उसमें एक स्प्लिट होती है 0.5 mm की, और उस स्प्लिट के अगल बगल, मतलब इस तरह का सिलेंडर होता है, यहाँ पे एक स्प्लिट होता है और इस स्प्लिट के अगल बगल दो इंडिकेटर लगे रहते हैं 165 mm लेंथ के। ठीक है, तो आफ्टर टेस्टिंग जब इन इंडिकेटर आर्म के बीच का जो गैप है, जो फाइनल डिफरेंस आप मेजर करोगे, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 mm। ठीक है, तो तीनों ग्रेड के लिए 10 mm। ऑटोक्लेव टेस्ट में बेसिकली आप क्या मेजर करते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन मेजर करते हैं। तो ये वॉल्यूम एक्सपेंशन, क्योंकि जो साउंडनेस है, साउंडनेस क्या है, साउंडनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सीमेंट टू रेजिस्ट इट्स वॉल्यूम चेंज आफ्टर सेटिंग। कोई सीमेंट है वो सेट हो गया, उसका कंक्रीट बना हुआ सेट हो गया, अभी उसको अपने वॉल्यूम को कितना संजो के रख पाता है। ठीक है, अगर उसमें वॉल्यूम में बदलाव आ रहा है अधिक, तो वॉल्यूम में बदलाव आ रहा है मतलब स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, मतलब क्रैक डेवलप होगा। तो साउंडनेस, अगर सीमेंट अनसाउंड है तो क्रैक डेवलपमेंट की चांसेस अधिक होते हैं। इसलिए हम हमेशा साउंड सीमेंट चाहेंगे, अच्छा सीमेंट चाहेंगे जिसमें क्रैक डेवलपमेंट ना हो। तो साउंडनेस इज प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट बाय विच इट रेजिस्ट इट्स वॉल्यूम चेंज, है ना। तो ऑटोक्लेव टेस्ट, ऑटोक्लेव मेथड के अकॉर्डिंग जब आप टेस्ट करोगे तो ये जो एक्सपेंशन है, ओके, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.8%। तो इन वैल्यूज को ध्यान रखना आप। अब बात करते हैं सेटिंग टाइम के ऊपर। तो सेटिंग टाइम आप कैसे मेजर करते हो, विकार्ट एपरेटस को यूज करके। कंसिस्टेंसी टेस्ट, नॉर्मल कंसिस्टेंसी या फिर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम, ये तीनों तरह के टेस्ट हम किसको यूज करके करते हैं, विकार्ट एपरेटस को यूज करके करते हैं। बस यहाँ पे चेंजिंग क्या होता है, नीडल में चेंज हो जाता है, जो विकार्ट एपरेटस का नीडल है उसमें चेंज हो जाता है। पहले नॉर्मल कंसिस्टेंसी को निकालने के लिए 10 mm इंटू 10 mm का नीडल हम यूज करते हैं। ठीक है, मतलब 10 mm साइज का। ये अब क्रॉस सेक्शन इसका सर्कुलर हो सकता है या फिर स्क्वायर हो सकता है फॉर कंसिस्टेंसी। नाउ इनिशियल सेटिंग टाइम की बात होती है तो वन ऐसा नीडल जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 1 mm स्क्वायर, और स्क्वायर नीडल हम यूज करते हैं। फाइनल सेटिंग टाइम में भी सेम नीडल यूज होती है, लेकिन एक 5 mm की एनुलर कॉलर यहाँ पे ऐड हो जाती है एफएसटी में, है ना। केवल नीडल में फर्क था और कुछ नहीं, तो बाकी एपरेटस तीनों टेस्ट में सेम। तो जो इनिशियल सेटिंग टाइम एंड एफएसटी कैलकुलेट करोगे तो तीनों तरह के ग्रेड ऑफ सीमेंट के लिए 33, 43 एंड 53 तीनों के लिए सेम वैल्यू है। मींस 30 मिनट से अधिक नहीं, सॉरी 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। इनिशियल सेटिंग टाइम शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट एंड फाइनल सेटिंग टाइम शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 आवर। ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए और फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आया? अब बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में हम देखेंगे। अभी इन सब चीजों का लॉजिक क्या है, आईएसटी, एफएसटी, सब कुछ हमने टेस्ट में, जब हम टेस्टिंग ऑफ सीमेंट पढ़ा रहे थे वहां पर हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों कम नहीं होना चाहिए, क्यों ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या, सब कुछ हमने एक्सप्लेन किया है। आप उन वीडियोस को देखिए। ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, तो इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकलेगा वो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में आप निकालोगे। तो सीमेंट मोर्टार के ऊपर टेस्ट करोगे उसके क्यूब को बना के। तो यहाँ पे जो एक टेबल लिखा है हमने, 3 days, 7 days एंड 28 days स्ट्रेंथ, फिर ओपीसी 33, 43, 53 ग्रेड।
अभी मान लो कि 28 डेज के एंडिंग पर जो स्ट्रेंथ निकलेगा उसको हम टारगेट स्ट्रेंथ कहेंगे। तो बेसिकली जनरल थंब रूल है ओपीसी के लिए कि 3 डे में जो स्ट्रेंथ वो डेवलप करेगा वो टारगेट स्ट्रेंथ का आधा डेवलप कर लेता है। 7वें दिन तक जो स्ट्रेंथ उसमें डेवलपमेंट होगी वो टारगेट स्ट्रेंथ का 2/3 डेवलपमेंट हो जाता है। ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट है, लेकिन हाँ ये चीज भी एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है। इस अप्रोक्सीमेट रिजल्ट को भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्लस ये अप्रोक्सीमेट जो हमने थंब रूल बताया इसको अगर ध्यान में रखोगे तो आपसे एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जैसे कि ओपीसी 53 ग्रेड है तो ओपीसी 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट का 7 डेज पे कितना स्ट्रेंथ होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया वैल्यू। अब आपको वैल्यू याद नहीं है, ये टेबल याद नहीं होगा, जो टेबल अभी बताएंगे ये टेबल आपको याद नहीं होगा तो क्या करोगे, छोड़ के आ जाओगे क्वेश्चन क्या। तो ऐसा नहीं करना है ना हमको, हम क्या करेंगे इसे, ये जो थंब रूल है इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो इससे हम अप्रोक्सीमेट रिजल्ट कैलकुलेट करके अगल बगल का टिक लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 28 डेज पे ओपीसी 33 मतलब 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 43 मतलब 43 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एंड 53 मतलब 53 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं। 3 दिन पे आधा मतलब लगभग 16, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 16 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगा। नाउ ओपीसी 43 का 3 दिन पे 43 का लगभग आधा मतलब अप्रोक्सीमेटली इसका होता है 23 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और इस केस में यहाँ पे होगा 27 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। नाउ 7 डेज का स्ट्रेंथ अगर देखें तो 30 ओपीसी 33 के लिए ये होगा 22, ये होगी 33 एंड ये होगी 37। तो ये वैल्यूज भी कभी कभी डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 3 डेज स्ट्रेंथ बताइए किसी टाइप ऑफ सीमेंट का, या फिर 7 डेज स्ट्रेंथ बताइए किसी टाइप ऑफ सीमेंट का। तो इस टेबल से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आप डायरेक्ट इन वैल्यूज को याद रखना, ये जो हमने थंब रूल आपको बताया इस थंब रूल को याद रखना, तो इसके अकॉर्डिंग ये टेबल है, ज्यादा वेरिएशन नहीं है, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है। अभी एक नोट लिखिए, जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी या फिर नॉर्मल कंसिस्टेंसी के बारे में आपने देखा था, ओके। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी या फिर नॉर्मल कंसिस्टेंसी किसी भी सीमेंट की क्या होती है, इट इज दैट एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर required in cement, okay, after mixing which to cement we obtained a perfectly plastic paste। हम एक ऐसा सीमेंट पेस्ट हमको मिलता है, ठीक है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के करस्पॉन्डिंग जो पानी वाटर की रिक्वायरमेंट है उसको मिलाने के बाद सीमेंट में वो जो पेस्ट है वो परफेक्टली प्लास्टिक होगा, मतलब वो ज्यादा नहीं गीला होगा नहीं ज्यादा मतलब हार्ड होगा, एक परफेक्ट प्लास्टिक पेस्ट होगा, उसका वर्केबिलिटी भी एकदम परफेक्ट होगी, ठीक है। तो वो जो वाटर कंटेंट है उसको हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी या फिर नॉर्मल कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो जो ओपीसी होता है ना, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की वैल्यू है या नॉर्मल कंसिस्टेंसी की वैल्यू, इसकी रेंज है 20 से 20 to 30% बाई वेट ऑफ सीमेंट। तो ये रेंज आप ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है, 20 to 30% ये रेंज आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इस रेंज को आप ध्यान रखना। नोट, अभी देखो, अभी आपको मैंने 3 तरह का सीमेंट बताया ओपीसी में, 33 ग्रेड का बताया, 43 ग्रेड का बताया, 53 ग्रेड का बताया। तो जो बेसिक है ना, बेसिकली आपका 33 ग्रेड है। तो इसके बाद जैसे जैसे आप ग्रेड इंक्रीज कर रहे हो 43 53 ग्रेड इंक्रीज हो रहा है, कहने का मतलब है 28 डेज में, आफ्टर 28 डेज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो आपको मिल रहा है, जैसे जैसे ग्रेड इंक्रीज हो रहा है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, मतलब हाई स्ट्रेंथ सीमेंट आपको मिल रहा है। तो ये स्ट्रेंथ ज्यादा कैसे मिल गया भाई आपको, स्ट्रेंथ अधिक कैसे ऑब्टेन हुई। तो इसकी जो राज है ये कहां पे छिपी हुई है कि आप कितने अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो। मान लो देखो बेसिक जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट या फिर लाइम जो है ना, लाइम ये सबसे मुख्य मींस इंग्रेडिएंट है या फिर मुख्य रॉ मटेरियल है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। तो जितना अच्छा लाइम स्टोन, जितना अच्छा चूना पत्थर, जितने अच्छी क्वालिटी का चूना पत्थर आप यूज करोगे उतना हाई ग्रेड सीमेंट आपको मिलते चलेंगे, ठीक है। तो ना केवल 33 43 53, हम अगर अच्छी क्वालिटी का और रॉ मटेरियल और अच्छी क्वालिटी का यूज करें तो हम ओपीसी 63 ग्रेड का भी सीमेंट बना सकते हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन बेसिकली आपका ये 3 रेंज में मुख्य रूप से पाया जाता है 33 43 53 का,
लेकिन अगर इफ वी यूज हाई क्वालिटी ऑफ मटेरियल देन वी कैन ऑल्सो डिजाइन OPC 63 ग्रेड ऑफ सीमेंट, है ना। तो ये डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल विच यू आर यूजिंग इन योर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। प्लस क्वालिटी कंट्रोल की भी बात होती है कि आप कितने अच्छे क्वालिटी के साथ उसको उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अंजाम दे रहे हो, है ना। प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल भी होना चाहिए, और रॉ मटेरियल की तो क्वालिटी है ही। चलिए अब एक बात करते हैं कि ये जो हाई स्ट्रेंथ सीमेंट आपको डेवलप हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे जैसे जैसे ग्रेड ऑफ मतलब रॉ मटेरियल की क्वालिटी बढ़ रही है, आपकी सीमेंट की क्वालिटी बढ़ रहा है, मतलब ग्रेड बढ़ रहा है, तो स्ट्रेंथ उसका इंक्रीज हो रहा है। तो हाई स्ट्रेंथ सीमेंट आपको चाहिए क्यों, इसका एडवांटेज क्या है? इसका कुछ ना कुछ खासियत होगा, इसलिए हमें जरूरत पड़ी होगी हाई स्ट्रेंथ सीमेंट को यूज करने का, इसलिए हमने डेवलप किया होगा। तो इसका क्या क्या खासियत है, क्या एडवांटेज है, जरा अगर ध्यान से सोचेंगे हम तो हमें पता चलेगा कि मान लो आपको कोई स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन करनी है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम की कंस्ट्रक्शन करनी है, इसकी कुछ स्ट्रेंथ आपको ऑब्टेन करना है, मान लो एक्स स्ट्रेंथ ऑब्टेन करना है। एक सीमेंट आपका 33 ग्रेड और दूसरा सीमेंट है 43 ग्रेड। तो अगर मैं बात करूं 33 और 43 ग्रेड में सेम स्ट्रक्चर मेरे को बनाना है, तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट किस केस में कम लगेगा? ऑब्वियसली टू अचीव सेम एक्स स्ट्रेंथ, इतना स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए हमको OPC 43 को अगर मैं यूज करूंगा तो मुझे सीमेंट का क्वांटिटी कम लगेगा। समझ में आया? हमें कंजम्पशन ऑफ सीमेंट जो है ये कम होगी, तो हमारा जो प्रोसेस है वो इकोनॉमिकल होगा। ओके नाउ, क्योंकि आपने एक किसी कंस्ट्रक्शन में सीमेंट की क्वांटिटी को कम कंसीडर किया, मतलब कम हो गया, आपका सीमेंट का क्वांटिटी कम हो गया, तो सीमेंट में क्या होता है, श्रिंकेज एंड क्रैक वगैरह डेवलप होने की चांसेस होती है। प्लस सीमेंट ही तो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, जिस कारण से हीट ऑफ हाइड्रेशन वगैरह होती है, जिस कारण से थर्मल क्रैकिंग वगैरह हो सकता है, अगर थर्मल ग्रेडियंट वगैरह डेवलप हो सकती है, जैसे कि हमने मास कंक्रीट के केस में देखा था। तो सीमेंट की अगर कंजम्पशन कम हो गई, मतलब सीमेंट की क्वांटिटी कम हो गई इन केस ऑफ हाई स्ट्रेंथ सीमेंट, तो आपका जो श्रिंकेज है ये कम हो जाएगा स्ट्रक्चर में, ठीक है। इट रिड्यूसेस श्रिंकेज क्रैक्स इन स्ट्रक्चर, प्लस हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम होगी, क्योंकि सीमेंट वहां पे सीमेंट जो है वहां पे कम लगा है। प्लस हाई स्ट्रेंथ सीमेंट कहने का मतलब है कि जैसे कि OPC 33, आप जरा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मैंने जो आपको टेबल दिया था इसमें जरा देखिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेबल में देखिए कि OPC 33 का देखिए 3 दिन में 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर का स्ट्रेंथ अचीव कर रहा है, और OPC 43 3 दिन में 23 न्यूटन पर mm स्क्वायर का स्ट्रेंथ अचीव कर रहा है। मींस जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट है ये सेम टाइम पे ज्यादा स्ट्रेंथ डेवलप कर रहा है, हाई अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। तो अगर मान लो कि कोई कंस्ट्रक्शन हमने हाई स्ट्रेंथ सीमेंट को यूज करके किया है, तो वहां पे उस तरह के कंस्ट्रक्शन में जो फोम वर्क, जो ढांचा, ठीक है, मोल्ड वगैरह, फोम वर्क वगैरह जो हमने इस्तेमाल किया है उसे हम निकाल पाएंगे जल्दी, क्योंकि हमारा जो कंक्रीट यूज किए, कंक्रीट बनाया उस हाई स्ट्रेंथ सीमेंट को यूज करके, वो कम समय में ही अधिक स्ट्रेंथ अचीव कर चुका होगा, जितना रिक्वायर्ड है उतना स्ट्रेंथ अचीव कर चुका होगा, तो हम फोम वर्क वगैरह जल्दी निकाल पाएंगे। समझ में आया? प्लस जो बेसिक और एक चीज होती है कि जो हाई स्ट्रेंथ सीमेंट होती है इनकी जो फाइननेस होती है ये काफी मींस ऐसे तो ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है फाइननेस में, क्योंकि अभी हमने बताया था, आपको डिस्कस किया था कि OPC 33 हो, 43 हो, 53 हो, तीनों का फाइननेस जो है ये सेम है। तो फाइननेस वाली पॉइंट छोड़िए, फाइननेस में ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं होगा, बाकी और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। हाँ, अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो आपका स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है कहीं ना कहीं, एक पॉइंट इसे ऐड कर सकते हो, स्ट्रक्चर की आपकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब वो जल्दी टूटेगा नहीं, जल्दी खराब नहीं होगा, क्योंकि सफिशिएंट स्ट्रेंथ है, जल्दी उसमें ज्यादा क्रैक डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये सारे कुछ कुछ एडवांटेजेस हैं ऑफ यूजिंग हाई स्ट्रेंथ सीमेंट। तो इसको लिख लेंगे, इसको इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, किसी एग्जाम को आप क्वालिफाई कर लिए, क्रैक कर लिए, फिर इंटरव्यू में गया तो आपसे पूछा जा सकता है इस तरह का लॉजिकल क्वेश्चन, या फिर एग्जाम में भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, ESC में चिपका देता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप तैयार रहिए इस तरह के सवालों के लिए। तो लिख लेते हैं इसके बारे में, एडवांटेज ऑफ यूजिंग हाई स्ट्रेंथ सीमेंट। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, सेविंग ऑफ सीमेंट कंजप्शन, सेविंग ऑफ सीमेंट कंजप्शन, सीमेंट consumption for required
for required specification of concrete, specification of concrete, just a minute, okay. सेकेंड पॉइंट, चूंकि सीमेंट की कंजप्शन कम होगी तो आपका श्रिंकेज क्रैक वगैरह रिड्यूस होगा, प्लस हीट ऑफ हाइड्रेशन वगैरह कम होगी, तो थर्मल ग्रेडियंट डेवलपमेंट होने की चांसेस कम होगी, तो थर्मल क्रैक वगैरह डेवलप होने की चांसेस कम होगी, तो स्ट्रक्चर की अल्टीमेटली ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना। लिखिए, द रेड्यूस क्वांटिटी of cement reduces the shrinkage crack अच्छा, ये श्रिंकेज का मतलब आप समझते हो? अभी समझाते हैं, इस पॉइंट को लिखिए। बहुत लोगों को हमें लगता है ये श्रिंकेज का मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस पता नहीं होगा, मतलब श्रिंकेज क्रैक एक्चुअली कैसे डेवलप होता है कंक्रीट्स में। अभी समझाते हैं। श्रिंकेज क्रैक एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन तो अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन आपका कम हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस तरह का सीमेंट को, हाई ग्रेड सीमेंट जो होगा या फिर हाई स्ट्रेंथ सीमेंट जो होगा, इसको आप मास कंक्रीटिंग के केस में यूज कर सकते हो, है ना, इन केस ऑफ मास कंक्रीटिंग। ओके, थर्ड पॉइंट लिखिए, समझाते हैं आपको श्रिंकेज का मतलब क्या है। लिखिए, डेवलपमेंट ऑफ हाई अर्ली स्ट्रेंथ which allow early removal of foam work. Next point, increases durability of structure. क्योंकि जो हाई स्ट्रेंथ सीमेंट होती है, इसमें आपका अल्कली या फिर क्लोराइड या फिर मैग्नीशिया या फिर फ्री लाइन, इनकी क्वांटिटी ऑब्वियसली कम होगी, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल का जो क्वालिटी है वो अच्छा है, तो उसमें जो इम्प्योरिटी है, जो बेकार चीजें हैं, उनकी परसेंटेज ऑब्वियसली कम होगी। तो वो बेकार चीजों के कारण या फिर इम्प्योरिटीज के कारण, जैसे कि लाइम के कारण आपका सल्फेट क्रैक होने की संभावना है ना, या फिर हाँ लाइम के कारण, या फिर मैग्नीशिया मतलब अनसाउंड बनाता है सीमेंट को, या फिर क्लोराइड के कारण, ओके, या फिर अल्कली वगैरह जो एफ्लोरेसेंस का एक रीजन है। तो ये सारे इंप्योरिटीज कम होंगे, क्योंकि आपका जो क्वालिटी है रॉ मटेरियल की ये अच्छा है, तो क्वालिटी अच्छे होने वो है, इसलिए आपका इंप्योरिटीज कम होगा। तो इंप्योरिटीज के कारण जो अनडिजायरेबल इफेक्ट जो आ सकती थी आपके कंक्रीट में, वो कम होगी। तो उस तरह के कंक्रीट को यूज करके जो आपने स्ट्रक्चर बनाया वो काफी अच्छी लंबे समय तक टिकेगा, काफी अच्छे समय तक सेफ रहेगा। कहने का मतलब आपका ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। बात समझे कि नहीं? ठीक है, तो इंक्रीजेस ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। तो दीज आर दी 4 बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट, और कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब चलिए समझते हैं श्रिंकेज एक्चुअली क्या है। तो श्रिंकेज मतलब श्रिंक होना, मतलब सिकुड़ना। श्रिंक होना मतलब क्या है? सिकुड़ना। तो मान लो किसी सीमेंट को यूज करके आपने कंक्रीट बनाया है, तो जब कंक्रीट बनाया हो तो कंक्रीट में आपने क्या मिला है? वाटर वगैरह मिला है, ठीक है। कंक्रीट में फाइन एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है, इन सब चीजों को मिला के एक तरह का कंपोजिशन, एक तरह का मिक्सचर बना है जिसको आप कंक्रीट कहते हैं। तो वो कंक्रीट, आपको पता है कंक्रीट में पोर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और जब आपने कंक्रीट को कहीं पर प्लेस किया, जैसे उसको यूज करके आपने बीम एक बनाया, तो बीम का आपने कास्टिंग किया,
ठीक है, अब कास्टिंग करके छोड़ दिया तो इसमें जो वाटर प्रेजेंट है इस कंक्रीट में वो क्या होगा, धीरे धीरे इवापोरेट करेगा। जैसे उसमें गर्मी लगेगी, ओके, वो वाटर क्या होगा, इवापोरेट करेगा। तो वाटर अगर कंक्रीट से बाहर निकल जाएगा, इवापोरेट कर जाएगा, तो उस कारण से क्या होगा, जो आपका पोर है, ठीक है, कंक्रीट में जो आपका पोर है वहां से पानी निकल गया, पानी एटमॉस्फेयर में चले गया, बाहर निकल गया, तो पोर आपका खाली हो गया। तो पोर जब खाली हो जाएगा ना तो एक तरह का टेंसाइल स्ट्रेसेस उधर डेवलप होंगे, जिस कारण से जो सीमेंट पार्टिकल वो एक दूसरे के करीब खींचे आएंगे। तो इस कारण से क्या होगा, कंक्रीट का जो वॉल्यूम है ये कम होने का कोशिश करेगा, जिस कारण से क्रैक डेवलपमेंट हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो चीज है, इट इज रिडक्शन इन वॉल्यूम, reduction in volume due to evaporation of water, due to evaporation of water from concrete, ठीक है, इस चीज को हम श्रिंकेज कहते हैं। इस कारण से क्रैक डेवलपमेंट होगा। अभी एक चीज जानिए, अब सुनिए, मान लो अगर कंक्रीट में ज्यादा पानी है तो ज्यादा पानी इवापोरेट करेगा तो ज्यादा श्रिंकेज, तो वाटर सीमेंट रेशियो अगर ज्यादा है तो श्रिंकेज ज्यादा होगा। इस चीज को ध्यान रखना है ना। इसलिए एक अच्छा ड्यूरेबल और हाई स्ट्रेंथ वाला कंक्रीट बनाने के लिए हम वाटर सीमेंट रेशियो को जनरली कम रखते हैं, ठीक है, हम अधिक वाटर सीमेंट रेशियो नहीं देते हैं, क्योंकि उस कारण से श्रिंकेज ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा पानी इवापोरेट करेगा, ठीक है। श्रिंकेज और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, कितने तरह के होते हैं, मतलब कितने ये टाइम डिपेंडेंट है, मतलब ये समय के साथ होता है। अभी इवापोरेशन तो अचानक से तो नहीं हो जाएगा ना, समय के साथ होगा, जैसे जैसे गर्मी लगेगी वैसे वैसे पानी निकलेगी, तो ये समय के ऊपर डिपेंड करता है। तो 24 घंटे में कुछ हद तक श्रिंकेज होता है, जिसको अर्ली श्रिंकेज कहते हैं। फिर 24 घंटे बाद एक तरह का और श्रिंकेज शुरू होता है ना, वो श्रिंकेज चलते रहती है 4-5 महीने तक। इसलिए ये जो श्रिंकेज है जिसके कारण क्रैक वगैरह डेवलप हो सकता है, इसलिए आप कभी देखना, मान लो कोई कोई नया नया घर अभी बना है, अब अपनी लोकेलिटी में देखना, उसपे प्लास्टरिंग वगैरह भी कर दिया, मान लो प्लास्टर वगैरह भी कर दिया है दीवारों पे, अभी उसको क्यूरिंग किया जाता है, उसमें प्रॉपर क्यूरिंग किया जाता है। अभी मान लो अगर आपने क्यूरिंग नहीं किया तो क्या होगा, वो जितने भी प्लास्टर में जो भी मॉइस्चर था वो सारा मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में इवापोरेट कर जाएगा, तो उसमें मॉइस्चर बचेगा ही नहीं। वो उसमें उसके जो पोर होंगे, उस प्लास्टर में जो पोर होंगे जिसमें पानी थे पहले, वो पोर से अब पानी हट गया, वो पोर खाली हो गया, तो उस पोर में एक तरह का टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हुआ, जिस कारण से जो सीमेंट पार्टिकल वो एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे, जो इस कारण से अल्टीमेटली क्रैक डेवलपमेंट हो जाएगा। तो आप देखोगे नए नए घरों में अगर प्रॉपरली क्यूरिंग नहीं किया गया तो उसमें क्रैक डेवलपमेंट हो जाता है, फट जाता है, तो लगेगा अरे क्या बेकार घर बना दिया। ऐसा नहीं है, आपने क्यूरिंग प्रॉपरली नहीं किया, है ना। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन ये क्यूरिंग एक मेजर फैक्टर है, आपको प्रॉपर क्यूरिंग उसमें करना चाहिए। प्लस आप जो सीमेंट मोर्टार को यूज करके जो प्लास्टरिंग की है, वो आपको मोर्टार को अच्छे से मिक्स करना था, यूनिफॉर्मली ब्लेंड करना था, ये सारे भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये है श्रिंकेज, ओके। तो ये क्यों क्या होती है, बेसिकली द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द कंक्रीट, इसलिए हमको क्यूरिंग भी करना पड़ता है ताकि ये श्रिंकेज वगैरह ना हो और इस कारण से क्रैक डेवलप ना हो, जिस कारण से स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी आपके इफेक्ट ना हो, क्योंकि क्रैक डेवलप हो गया मतलब स्ट्रक्चर कमजोर होगा ऑटोमेटिकली, है ना, क्योंकि उस क्रैक के थ्रू से पानी जाएगा, उस क्रैक के थ्रू से बहुत सारी चीजें एंटर हो सकते हैं, ओके, इम्प्योरिटीज एंटर होंगे, जो कि फर्दर आपका रिएक्शन करेगा डिफरेंट मटेरियल के साथ, और अल्टीमेटली वो कंक्रीट को वहां से दीवार से झाड़ देगा, मतलब दीवार से ही वो गिर जाएगी, वो कंक्रीट इतना कमजोर हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो ये सब चीजें हैं, तो स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए हम चाहेंगे कि कंक्रीट में, मतलब कंक्रीट जो भी यूज करें उसमें श्रिंकेज ना हो। तो यही है, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी ऑफ सीमेंट यूज कर रहे हो तो श्रिंकेज हो ज्यादा होगी, ओके, लेकिन कम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट यहाँ पे यूज किया है तो वाटर सीमेंट रेशियो भी ऑब्वियसली कम होगी, तो श्रिंकेज कम होगी। बस यही बात थी हाई स्ट्रेंथ सीमेंट में, ओके। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट है, इट इज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में इंडियन स्टैंडर्ड 8041 जो कोड है, इस कोड में दिया गया है। अब देखो ये जो कोड हम आपको दे रहे हैं, इसको भी आप याद करते चलो साथ साथ, क्योंकि एसएससी जैसे एग्जामिनेशन में या फिर रेलवे वगैरह के एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है।
जरा इसे समझते हैं, फिर इसके बारे में लिख लेंगे कि व्हाट इज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। जैसे इसका नाम कहता है रैपिड हार्डनिंग, मतलब ये जल्दी से स्ट्रेंथ इसमें डेवलपमेंट होगी, ये जल्दी से सेट होगा। तो ऐसा क्या होता है जो इसमें जल्दी से स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो, ठीक है। प्लस इसको कैसे बनाई जाती है, ये सवाल आपके मन में आ रही होगी। तो इसका आंसर ये है कि जो पोर्टलैंड सीमेंट है ना, पोर्टलैंड सीमेंट जैसा ही होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, बशर्ते हम तो ये कहेंगे कि पोर्टलैंड सीमेंट का जो क्लिंकर्स होते हैं उन्हीं को यूज करके हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बनाते हैं। बस एक डिफरेंस होती है खास करके, वो डिफरेंस क्या है कि जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है RHC, इसमें C3S की मात्रा अधिक होती है, C2S की मात्रा कम होती है। समझ में आया? C3S की मात्रा अधिक होती है। तो चूंकि C3S की मात्रा अधिक है, इसलिए अर्ली स्टेज में, शुरुआती समय में इसमें जल्दी से अधिक स्ट्रेंथ की डेवलपमेंट हो जाएगी, क्योंकि C3S का मात्रा अधिक है। समझ में आया? प्लस और एक क्या डिफरेंस है ओपीसी के कंपैरिजन में, इसमें डिफरेंस क्या है? ओपीसी के कंपैरिजन में और एक डिफरेंस तो ये है कि आरएससी थोड़ा ज्यादा फाइन होता है एज कंपेयर टू ओपीसी। ओपीसी जितना फाइन है उससे भी ज्यादा फाइन होता है आरएससी। तो सुनो, मान लो कोई चीज ज्यादा फाइन है, तो एक कंसेप्ट हमने बताया था रोटी वाला, आटा का, आटा में पानी मिला के जब रोटी बनाओगे, ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि कोई चीज ज्यादा फाइन है तो उसमें जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो अधिक हो जाती है एज कंपेरिजन टू कोई चीज ज्यादा कोर्स है। तो फॉर मेकिंग ए वर्केबल पेस्ट, इसमें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में आपका वाटर की रिक्वायरमेंट अधिक होगी। तो अब ज्यादा पानी मिला रहे हो तो ज्यादा पानी इवापोरेट भी करेगा, मतलब ज्यादा श्रिंकेज होने की भी संभावना है। तो ये एक तरह का डिसएडवांटेज है रैपिड हार्डनिंग का, ठीक है। वो तो डिसएडवांटेज की बात है, वो बात की बात है, तो ये तो समझ गए। लेकिन मुख्य एडवांटेज क्या है? ये स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, या फिर क्विक समय में, कम समय में ज्यादा स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, ये एक मुख्य एडवांटेज है। ओपीसी जितना, ओपीसी का जो 3 डेज का स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का 1 डे का इतना सेम स्ट्रेंथ होता है। जितना स्ट्रेंथ ओपीसी 3 दिनों में अटेन करता है, उतना ही स्ट्रेंथ आरएचसी एक दिन में अटेन कर लेता है। तो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट जल्दी हो रहा है, वो जल्दी सेट हो रहा है, जल्दी हार्ड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें हाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, जल्दी हो रहा है। तो हाइड्रेशन ज्यादा हो रहा है, जल्दी हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा डेवलप हो रहा है। तो अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा डेवलप हो रहा है, तो क्या इस तरह के कंक्रीट को हम ऐसे लोकेशन पे यूज कर सकते हैं जहां पे मास कंक्रीटिंग की आवश्यकता है? नहीं कर सकते। क्यों? अगर मास कंक्रीटिंग जैसे कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर या फिर डैम वगैरह के कंस्ट्रक्शन में आप यूज करोगे, तो डैम का बॉडी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का यूज होगा। तो कंक्रीट की जो थर्मल कंडक्टिविटी है, इसके बारे में हमने जानकारी दी थी कि कंक्रीट की थर्मल कंडक्टिविटी इज वेरी लेस। तो इस कारण से क्या होगा, जो सरफेस के आसपास का कंक्रीट होगा, कहने का मतलब है ये आपका डैम है, तो यहाँ पे अगल बगल जो कंक्रीट है, यहाँ पर जो हीट ऑफ हाइड्रेशन लिबरेट होगा, जो बाहर निकलेगी, वो तो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। लेकिन डैम बॉडी के अंदर में जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो आ नहीं पाएगी, जिस कारण से टेम्परेचर ग्रेडियंट, थर्मल ग्रेडियंट डेवलप होगी, जिस कारण से स्ट्रेसेस आएंगे, और उस स्ट्रेसेस के कारण क्रैक डेवलपमेंट होने की संभावना है, जिसके कारण स्ट्रक्चर की जो ड्यूरेबिलिटी है, ठीक है, वो कम हो जाएगी, मतलब स्ट्रक्चर आपका कमजोर हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह के कंक्रीट को हम, इस तरह के सीमेंट को यूज करके कंक्रीट बना के हम मास कंक्रीटिंग के केस में यूज नहीं कर सकते, ओके, ड्यू टू हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो हम कहां इस्तेमाल करेंगे, इसका एप्लीकेशन कहां पे होगा, इसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। तो इसका एप्लीकेशन कहां है, जरा सोचो। इसके नाम में छिपा हुआ है रैपिड हार्डनिंग, मतलब जल्दी से हार्ड होगा, जल्दी से सेट होगा। तो ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्क जहां पर आपको स्ट्रक्चर को बनाने के बाद बहुत जल्दी से उसको यूज में लाना है, बहुत जल्दी से उसे इस्तेमाल करना है, ऐसे कंस्ट्रक्शन में आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करोगे। जैसे कि रोड, आप रोड बना दो, ठीक है, तो रोड आदमी जो है ना वो जल्दी से यूज करना चाहता है ना। तो पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में, रिजिड पेवमेंट की जो कंस्ट्रक्शन होती है, वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं, रिजिड पेवमेंट। या फिर रिपेयर वर्क, मान लो कि पेवमेंट आपका कहीं पे डैमेज हो गया, खराब हो गया, तो वहां पे उसको रिपेयर करने के लिए, या फिर ब्रिज कहीं पर डैमेज हो गई, टूट गई है, तो उसको रिपेयर करने के लिए हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करते हैं। ये तो बेसिक्स हो गए। और कहाँ पे यूज कर सकते हैं?
और जरा सोचने वाली बात है। ओके, देखिए क्योंकि यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन अधिक लिबरेट होती है, ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन निकल के आता है, इस कारण से मीन्स कोल्ड रीजन में या फिर विंटर रीजन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, मीन्स क्यों? क्योंकि विंटर रीजन में अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो जो पानी है, जो पोर के अंदर जो पानी है, कंक्रीट के पोर के अंदर जो वाटर छिपा हुआ है वो फ्रीज नहीं होगा, मतलब जमेगा नहीं। समझ गया? तो यहाँ पे आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज आपको मिलेगा। तो वेल, इन्हीं सब बातों को हमने पहले से लिख दिया है, आप लिख लीजिए। तो लिखिए, इट इज सिमिलर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओपीसी एंड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज दैट रैपिड हार्डनिंग सीमेंट contains high percentage of C3S. It has less C2S content and fineness of rapid hardening cement is more than OPC. Rapid hardening cement develops the higher strength in its earlier stage due to presence of high percentage of C3S. Next point, rapid hardening cement attains same strength in 1 day that is attained by ordinary Portland cement in 3 days. ओके, जैसे कि 1 day strength of RHC कितना होगा? Approximately half of OPC 33, that is 60 Newton per mm square. Next point, the rate of gain of strength is gradually subsidized at an age of 90 days and ultimate strength of RSC and OPC is nearly same. मतलब 90 दिनों तक लगभग इसमें अधिकतम स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगी। उसके बाद जो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ है OPC और RSC का, दोनों का सेम हो जाएगा। This cement must not be used for mass concrete because due to high heat of hydration, because of high percentage of C3S, which put undesirable effect such as thermal stress and crack development in mass concrete. ठीक है, अब इसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है? सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम इक्वल टू 30 मिनट एंड फाइनल सेटिंग टाइम इक्वल टू 10 आवर, सेम एज ओपीसी। सेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं? विकार्ट अपैरेटस को यूज करके। केवल उसमें क्या चेंज होता है? नीडल का डायमेंशन चेंज हो जाता है। ठीक है, विकार्ट अपैरेटस को यूज करके हम क्या क्या निकालते हैं? कंसिस्टेंसी, सेटिंग टाइम, ये दो। ओके, IST, FST एंड कंसिस्टेंसी। 10 mm फॉर कंसिस्टेंसी, 1 mm स्क्वायर नीडल फॉर IST, FST। FST में और क्या ऐड हो जाती है? 5 mm का एनुलर रिंग। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, 1 day कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इक्वल टू 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 2 day कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इक्वल टू 27.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तीसरा, फाइननेस इज अप्रोक्सीमेटली 325 मीटर स्क्वायर पर kg। ओके, तो आप फाइननेस देख सकते हैं कि ओपीसी से अधिक है। ओपीसी का कितना था? 225 मीटर स्क्वायर पर केजी। ये जो फाइननेस आपने कैलकुलेट किया, ये कैसे कैलकुलेट किया होगा? नर्स एंड ब्लेन अपैरेटस को यूज करके, एयर परमेबिलिटी मेथड को यूज करके। हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो या इस केस में स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो है ज्यादा है, मतलब फाइननेस आपका ज्यादा है। ठीक है, फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो फाइननेस ज्यादा है, इसलिए ज्यादा पानी चाहिए टू मेक सेम, मतलब टू अटेन सेम वर्केबिलिटी जो कि आप ओपीसी में अटेन करोगे। समझ में आया? उतना ही वर्केबिलिटी को अटेन करने के लिए इस केस में ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है तो ज्यादा श्रिंकेज होगा, क्योंकि ज्यादा पानी इवापोरेट करेगा, तो श्रिंकेज होने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है। समझ में आया? लिखिए, साउंडनेस इक्वल टू वही सेम 10 mm बाय लीच आर्टियर्स एंड 0.8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए बाय ऑटोक्लेव मेथड। ओके, इन डेटा को, वैल्यूज को याद करिए, नोट को अच्छे से लिखिए और टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए चीजों की। अगर आप भूल जाते हो, वीडियो को दोबारा सुनिए। अगर नहीं लिख रहे हैं नोट्स तो 2-4 बार 5 बार वीडियोस को सुनिए, तो इससे क्या होगा? आपको याद हो जाएगा बाय डिफॉल्ट आपके मन में। और वीडियो पे जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे, आप उसको अपने मुंह से भी पढ़िए, अपने आप से भी पढ़िए या फिर मन में पढ़िए, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़िए, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, सिंस फाइननेस इज इंक्रीज्ड and strength development is quick, comma, it required large quantity of water to make a workable concrete, hence chances of shrinkage increases, क्योंकि ज्यादा पानी इवापोरेट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, नोट,
since strength development is early, okay, hence this type of cement find its application in such construction where rapid development of strength is desired, such as, just a minute, such as first point, repairing of road, bridge, emergency repairing. सेकंड, प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोल वगैरह बनाई जाती है, पोस्ट, ब्लॉक फैंस, स्लैब, बॉक्स, है ना, इन सब चीजों को बनाने के लिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की यूज की जाती है। क्योंकि इंडस्ट्री में क्या है, फैक्ट्री कोई है, अगर इन सब चीजों की प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन की कोई फैक्ट्री है, तो वो अपना प्रोडक्ट, ज्यादा प्रोडक्ट कम समय में डिलीवर करने का कोशिश करेगा, तो उसको ऐसा सीमेंट चाहिए होगा जो कि जल्दी सेट हो, जल्दी हार्ड हो, है ना। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की काफी इस्तेमाल की जाती है। तीसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ पेवमेंट वेयर वी नीड टू ओपन ट्रैफिक क्विकली, ठीक है, कोई इमरजेंसी कंस्ट्रक्शन करनी है, रोडवे कहीं बनानी है, कोई मंत्री आ गए, कोई गांव में कोई मंत्री जा रहा है, अब उसके लिए अब वो तो भाई चाहेगा कि रोड हो, है ना, तो कभी कभी रातों रात रोड बना दी जाती है, तो आप देखोगे तो उसमें आरएचसी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट फाइंड इट्स एप्लीकेशन इन कोल्ड रीजन, कोल्ड रीजन में, ऐसे रीजन में जहाँ पे ठंड है, वहां पे इसकी एप्लीकेशन है, क्योंकि इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन अधिक निकलती है, तो इस कारण से ये जो कैपिलरी वाटर उसको फ्रीज होने से बचाती है, जिस कारण से फ्रीजिंग एंड थॉइंग की साइकिल इनिशिएट नहीं होती है, जिस कारण से क्रैक डेवलपमेंट नहीं होगा स्ट्रक्चर में ड्यू टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग, जिस कारण से आपका स्ट्रक्चर की जो ड्यूरेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब इसी से मिलता जुलता जुड़ा हुआ एक और सीमेंट है जिसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का एक हायर वर्जन, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब ये सीमेंट क्या है, ये सीमेंट सेम है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जैसा ही, लेकिन हम इसको कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, जो आरएचसी है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, उसी में हम कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 को मिक्स करके बनाते हैं, तो ये हो गया आपका ErHC, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट प्लस कैल्शियम क्लोराइड। तो चूंकि यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड की मिक्सिंग होती है, तो इसलिए इसे हम कभी कभी कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड का काम क्या है कि ये जो रेट ऑफ हाइड्रेशन है ना, इसको इंक्रीज करता है, तो रेट ऑफ हाइड्रेशन को अगर इंक्रीज करेगा, तो अगर रेट ऑफ हाइड्रेशन को इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट भी इंक्रीज होगी कि नहीं, बस यही काम है कैल्शियम क्लोराइड का, क्या है कि रेट ऑफ हाइड्रेशन को इंप्रूव करता है या फिर इंक्रीज करता है। ऐसा माना जाता है कि जो आरएचसी का जो स्ट्रेंथ है ना, ठीक है, मतलब आरएचसी का जो स्ट्रेंथ है उसके कंपैरिजन में एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग का स्ट्रेंथ 25 गुना ज्यादा होता है, मतलब 25% अधिक होता है, ठीक है, ओके, एक दिन का, वन डे, और लगभग 7 दिनों पर ये परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 10 to 20 हो जाती है। तो चलिए एक छोटी सी सीमेंट है इसके बारे में लिख लेते हैं। ये भी सेम है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट या फिर ओपीसी जैसा ही है, क्योंकि उसी से बनी है, ओपीसी से ही बनी है, ओके, ओपीसी से आरएचसी बनी, आरएचसी से ErHC बनी आपकी, बस डिफरेंस क्या है कि थोड़ा थोड़ा केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो रहा है, ज्यादा कुछ नहीं। तो इसलिए जो बेसिक सीमेंट है ना, उसे हम कहते हैं पोर्टलैंड सीमेंट, क्योंकि उसी से सारे ये सब सीमेंट बन रहा है ना, और इनकी डिफरेंट जगह पे डिफरेंट यूजेस है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले लिखते हैं इसके बारे में, नोट्स आपको देता हूँ। ये इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्राइंडिंग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट विथ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, तो लिखिए RHC प्लस CaCl2 इक्वल टू ErHC। नेक्स्ट पॉइंट, द परसेंटेज ऑफ CaCl2 should not be greater than 2% by weight of rapid hardening cement। so इस पॉइंट को आप ध्यान रखना 2%, और ये भी ध्यान रखना कि इसको रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में CaCl2 मिलाया जाता है, तब जाके एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आपको प्राप्त होती है। नाउ चूंकि ये एक्स्ट्रा रैपिड है तो इसमें स्ट्रेंथ गेन ज्यादा और जल्दी हो रही होगी, तो 1 day strength of extra rapid hardening cement is 25% more than strength of rapid hardening cement, 25% more than 1 day strength of rapid hardening cement, समझ गया।
25% ज्यादा। Similarly, 7-day strength of extra rapid hardening cement is about 10 to 20% of rapid hardening cement, but ultimate strength is same as rapid hardening cement and OPC। जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा वो RHC या फिर OPC जैसा ही होगा, लेकिन 7 डेज या फिर 1 डे के कंपैरिजन में हम देखें तो OPC और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा। ऐसा क्यों मिलता है? क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड जो है ना एक ऐसा केमिकल है जो एक्सेलरेटर की जैसा काम करता है। अब ये किस चीज को एक्सेलरेट करता है? रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इसको एक्सेलरेट करता है, इसको बढ़ावा देता है। तो हाइड्रेशन जल्दी जल्दी होगी तो जल्दी जल्दी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होती है। समझ में आया? ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ही है, लेकिन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट पे आपने उसको एक्सेलरेट कर दिया, उसकी जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट है उसको आपने एक्सेलरेट कर दिया बाय एडिंग CaCl2। इसको कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट भी कभी कभी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज आल्सो नोन एज कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ensure quick setting and hardening property so that it is used for special purpose like repair work, especially in cold weather। कोल्ड वेदर में क्यों? क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है। ओके, तो कोल्ड वेदर में आपको रिपेयर वर्क अगर करनी है, जैसे कि पेवमेंट रिपेयर वर्क या फिर ब्रिज रिपेयर वर्क, तो रिपेयर वर्क के पर्पज से एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज गुड, बेस्ट सुटेबल। ओके, क्योंकि जल्दी से इसका स्ट्रेंथ भी डेवलप हो जाएगा, रिपेयर भी क्विकली होगी, और कोल्ड वेदर है तो वहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन की जो डेवलपमेंट हो रही है वो फायदेमंद ही होगी हमारे लिए, क्योंकि स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी, जो भी रिपेयर वर्क किया उसमें क्रैक वगैरह डेवलप नहीं होगा। फिर CaCl2 बेसिकली एक्ट लाइक एक्सेलरेटर, TOR कर दीजिए, एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेटर, एंड इंक्रीजेस द रेट ऑफ हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ सीमेंट। ओके, एंड इंक्रीजेस द रेट ऑफ हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ सीमेंट। नोट, तो चूंकि इसमें स्ट्रेंथ डेवलपमेंट जल्दी हो जाती है, ठीक है, तो आपके पास कितना समय होता है? मान लो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज करके आपने कोई कंक्रीट बनाया, तो उस कंक्रीट को यूज करने के लिए आपके पास अधिकतम कितने समय होते हैं? अधिकतम आपके पास 20 समय होती है, 20 मिनट होती है। 20 मिनट तक उस कंक्रीट की वर्केबिलिटी बनी रहती है, उसके बाद वो अपना प्लास्टिसिटी खत्म, लूज करने लगती है, और वो कंक्रीट आप मतलब उसमें स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो जाती है। समझ रहे हैं? तो लिखिए, while using this cement, maximum time of 20 minutes is available for mixing, transporting, placing, compaction and finishing the concrete। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्योंकि एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग है ना, तो स्ट्रेंथ जल्दी डेवलप होगा तो वो जल्दी सेट हो जाती है, मतलब उसकी प्लास्टिसिटी वो जल्दी लूज कर देता है। प्लास्टिसिटी अगर जल्दी लूज करेगा तो आप उसको किसी शेप में ढाल नहीं पाओगे, है ना, मोल्ड नहीं कर पाओगे, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपके पास अधिकतम 20 मिनट्स की समय है। नोट लिखिए, इस तरह के सीमेंट को हम यूज में नहीं लाते फॉर मास कंक्रीटिंग। क्यों? हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा। इस तरह के सीमेंट को प्री स्ट्रेस कंक्रीट में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है, प्री स्ट्रेस कंस्ट्रक्शन में भी यूज नहीं किया जाता। ये भी एक तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इन सब चीजों को। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड योर एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब जो हम सीमेंट पढ़ेंगे, इट इज नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट, जिसको हम कहते हैं SRC या फिर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, SRC। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट के बारे में आपको कोड इंडियन स्टैंडर्ड 12330 में आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अब जरा पहले समझते हैं कि ये क्या है ये सीमेंट, फिर इसके बारे में लिखेंगे। देखो, आप चीजें क्या है, आप सब कुछ याद नहीं कर सकते, आपको कुछ एक बेसिक जानकारी होगा। अब इस बेसिक जानकारी को आप एज ए सॉलिड इंफॉर्मेशन अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखोगे। अब इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके आप क्या करोगे, इसको खूबसूरती से पेश कर देना एग्जाम में, बस यही है। इसके लिए जस्ट 1-2 बार रिवीजन की आवश्यकता होगी आपको, उससे ज्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन आप चीजें समझेंगे नहीं तो आपको सब कुछ याद करनी होगी, जो कि बहुत हेक्टिक वर्क हो जाएगी, ठीक है। इसलिए पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज SRC। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट मींस ऐसा सीमेंट जो कि
सल्फेट अटैक से प्रिवेंट करेगा। सल्फेट अटैक क्या होता था? सल्फेट अटैक ये होता था कि मान लो सॉइल में, ओके, डैम्प सॉइल मतलब ऐसा सॉइल जिसमें मॉइस्चर भी है, सल्फेट भी है, या फिर पानी वगैरह उसमें सल्फेट होता है, मतलब सल्फेट इन सॉल्यूशन फॉर्म एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो वो कंक्रीट में जो C3A प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करता था और कैल्शियम सल्फो अल्यूमिनेट बना देता था, जो कि एक वॉल्यूमिनस कंपाउंड थी, जिस कारण से वॉल्यूम एक्सपेंशन होती थी एंड क्रैक डेवलपमेंट होती थी। ये प्रक्रिया जो है सल्फेट अटैक, ये एक दिन दो दिन की बात नहीं है, ये होने में बरसों लगते हैं, ठीक है। दो साल, 3 साल, 4 साल कंटिन्यूअसली कोई कंक्रीट आपके ऐसे इन्वायरमेंट में प्लेस्ड है जहां पे सल्फेट की कंसंट्रेशन अधिक है, तब जाके उसमें सल्फेट अटैक का इफेक्ट देखने को मिलता है ना। इट इज नॉट ए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, इसमें समय लगती है, 3 साल 4 साल ऐसे समय लगती है। वेल, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है, वो फाइनल रिजल्ट क्या है कि कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी आपकी बेकार हो जाएगी, कंक्रीट आपका खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्रैक डेवलपमेंट हो गई, इट विल बी यूजलेस। तो इसका मतलब क्या हुआ समझिए कि सीमेंट में अगर आपका C3A की क्वांटिटी अगर अधिकतम प्रेजेंट रहती है, तो इस कारण से क्या होगा, जो सीमेंट है आपका, इट विल बी वल्नरेबल टू सल्फेट अटैक, मतलब ऐसे सीमेंट पे सल्फेट अटैक हो सकती है। तो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट मींस हमको सल्फेट अटैक से बचाना है, तो हम C3A का परसेंटेज कम कर देंगे क्या? तो बस यही होती है कि ये एक तरह का ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जैसा ही होता है, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, सीमेंट में C3A की परसेंटेज को कम कर देते हैं, समझ में आया। और ये जो सीमेंट है, ये थोड़ा, इसकी जो फाइननेस है थोड़ा हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं, OPC से थोड़ा ज्यादा होता है और कुछ नहीं, यही एक बेसिक डिफरेंस है। ये भी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जैसा ही होता है, उसकी स्ट्रेंथ जो है OPC जैसा ही होती है, इनिशियल सेटिंग टाइम जो है OPC जैसा ही होती है, फाइनल सेटिंग टाइम OPC जैसा ही होती है, सब कुछ OPC जैसा ही होता है। बस एक ही डिफरेंस है कि इसमें C3A की परसेंटेज कम होती है, समझ में आया। तो अगर C3A की परसेंटेज कम है, तो इस कारण से इस सीमेंट पे सल्फेट रेजिस्टिंग पावर आ जाती है, ये सल्फेट अटैक से कंक्रीट को बचाएगा। तो इस तरह के सीमेंट को यूज करके हम किस तरह के लोकेशन पे, किस तरह के एनवायरनमेंट में हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? ऐसे एनवायरनमेंट में हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं जहां पर सल्फेट की कंसंट्रेशन अधिक हो, जैसे कि कोस्टल एरियाज, मेराइन एरिया, है ना, समुद्री रीजन, समुद्र के अगल बगल अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है, या फिर सी वाटर के अंडर में अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का यूज होगा। या फिर आप सीवर डिजाइन, कैनाल लाइनिंग वगैरह जब हम करेंगे, तो वहां पे सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट की इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगी। और ये तो हो गए एप्लीकेशन। इसका एक डीमेरिट क्या है, डिसएडवांटेज, एक डिसएडवांटेज है, ये जरा मैं आपको बताता हूँ। इसके बारे में कहीं कोई किताब में कहीं पर भी नहीं लिखा होगा, बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद इन सब चीजों को समझ में आता है। हम लोग एमटेक किए हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा था एक टाइम पे, तो हमें याद है, ध्यान में है, तो बताते हैं। देखिए, एक्चुअली होता क्या है, जैसे सल्फेट अटैक होता है ना, उसी तरह से और एक अटैक होती है जिसको हम कहते हैं क्लोराइड अटैक। ये क्लोराइड अटैक क्या है? आरसीसी कंस्ट्रक्शन जब आप करते हो, तो उसमें आप रिइंफोर्समेंट का यूज करोगे, ठीक है, स्टील की रिइंफोर्समेंट। तो क्लोराइड एक ऐसी केमिकल है, ठीक है, क्लोराइड एक ऐसी कंपाउंड केमिकल है, सॉरी केमिकल है, जो कि कंक्रीट के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी और ये डायरेक्ट जाके रिइंफोर्समेंट पे अटैक करती है, और इसका जो जंग लगने की प्रक्रिया है ना, इसको बढ़ावा देती है ना। तो क्लोराइड के कारण कोरिजन हो सकता है, क्या होगा, आपके रिइंफोर्समेंट में जंग लग जाएगा। कंक्रीट में कुछ नहीं होगा, लेकिन कंक्रीट के अंदर जो सरिया है उसके अंदर ही जंग लगना शुरू हो जाएगा। तो बुरी बात है कि नहीं? क्यों? स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ कम होगी, है ना, टेंसाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होगी। तो टेंसाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी होगा तो स्ट्रक्चर आपका टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा, फेल हो जाएगा, समझ में आया? तो टेंशन वाली बात है। ओके, तो कोरिजन। अब देखिए, अब यहाँ पे किसका काम आता है? अब इसका यहाँ पे काम आता है C3A एंड C4AF का। C3A एंड C4AF इसकी यहाँ पे काम आती है। कैसे? C3A एंड C4AF एक ऐसी कंपाउंड है जो कि क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके और एक कोई डिफरेंट कंपाउंड बना देता है, जो कि थोड़ा मोड़ा कंक्रीट में स्ट्रेंथ देता है, समझ में आया? तो ये क्लोराइड बाइंडिंग का काम करता है, क्लोराइड को पकड़ लेता है,
है ना, क्लोराइड को रिइंफोर्समेंट तक पहुंचने ही नहीं देगा, क्लोराइड बाइंडिंग का काम करता है। तो अगर C3A एंड C4AF की परसेंटेज चूंकि यहाँ पे इस तरह के सीमेंट में कम है, तो इसलिए क्या क्लोराइड बाइंडिंग की संभावनाएं कम है। तो क्लोराइड बाइंडिंग की संभावनाएं कम है, तो ऐसा इन्वायरमेंट में अगर आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया जहाँ पे क्लोराइड की कंसंट्रेशन अधिक है, तो क्लोराइड अटैक होने की संभावनाएं ज्यादा है। इसका मतलब रिइंफोर्समेंट का कोलिजन होने का संभावनाएं अधिक वहां पे बढ़ जाएगी। तो इस तरह के सीमेंट के लिए रिकमेंडेशन है कि हम इस तरह के सीमेंट को यूज नहीं करेंगे ऐसे लोकेशन में जहां पे क्लोराइड कंसंट्रेशन अधिक पाया जाए। सल्फेट कंसंट्रेशन अधिक है, आप यूज कर लो क्योंकि ये सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट ही है ना। तो ये तो हो गया सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। और एक सीमेंट होती है जिसको कहते हैं सुपर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। ओके, ये इसका एडवांस वर्जन है सुपर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, वो बाद में देखेंगे, पहले इसको जरा देख लेते हैं, इसके बारे में लिख लीजिए। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, द सीमेंट इज सिमिलर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एक्सेप्ट दैट इट कंटेन्स लो कंटेंट ऑफ C3A एंड C4AF। C3A एंड C4AF की जो परसेंटेज इसमें कम होगी। C3A should not be greater than 5% by weight of cement। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 5% से अधिकतम नहीं होनी चाहिए। यही सुपर सल्फेटेड सीमेंट में क्या, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3.5%। अगर सुपर सल्फेटेड सीमेंट होगा तो C3A का वैल्यू और कम हो जाता है ना, और कम हो जाता है, दैट इज इट इज नॉट ग्रेटर देन 3.5%। इसके बारे में बाद में दिखाएंगे कि वो उसको किस तरह से बनाई जाती है, हम इसके बारे में आपको बाद में जानकारी देंगे। वेल, और सेकंड पॉइंट लिखिए, 2 times C3A plus C4AF की जो वैल्यू है, इट शुड नॉट एक्सीड 25% बाय वेट ऑफ सीमेंट। 2 times C3A plus C4AF should not exceed 25% by weight of cement. Next point, since percentage of C3A is less, hence sulfate present in water or damp soil not react with C3A in bulk। क्योंकि C3A का वैल्यू कम है, अगर C3A ज्यादा होता तो ज्यादा रिएक्शन होती, तो C3A कम है तो कम रिएक्शन होगी जितना है उतना तो होगी लेकिन कम होगी। एंड फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट इज इनहिबिटेड, इसलिए ज्यादा कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट फॉर्म नहीं होगा थोड़ा होगा, वो थोड़ा माइनर, उतना इफेक्ट नहीं डालता है। अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा मोड़ा हो रहा है कोई बड़ी बात नहीं है, ओके, वो होते रहता है। फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट इज इनहिबिटेड एंड हेंस इट प्रोवाइड सल्फेट रेजिस्टेंस, क्योंकि कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट ही एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी वॉल्यूम कैल्शियम एल्यूमिनेट के कंपैरिजन में अधिक होता है ना। C3A की कंपैरिजन में उसका वॉल्यूम अधिक होती है, तो वो एक्सपैंड होगी, क्रैक होगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर आपका कम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि C3A का वैल्यू कम, C3A का परसेंटेज कम है, इसलिए ज्यादा वो रिएक्शन नहीं करेगा, तो कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट की अधिक फॉर्मेशन होगी नहीं, तो इस कारण से सल्फेट रेजिस्टेंस उसमें डेवलप हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रिवेंट सल्फेट अटैक इन सीवर पाइप्स। तो इस तरह के सीमेंट को यूज करके अगर आप सीवर पाइप बनाते हो तो वहां पे सल्फेट अटैक जो होती थी उससे ये प्रिवेंट करेगी। इसका फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट, ये जो सीमेंट है ये थोड़ा मोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा फाइन होता है एज कम्पेयर टू ओपीसी, उससे थोड़ा फाइन होता है। सेटिंग टाइम ओपीसी जैसा ही है 30 मिनट और एफएसटी 10 आवर। साउंडनेस सेम ओपीसी जैसा। ली चार्टलियस मेथड के अकॉर्डिंग देखें तो एक्सपेंशन ऑफ द इंडिकेटर आर्म, ठीक है, ली चार्टलियस मेथड में क्या इंडिकेटर आर्म का एक्सपेंशन देखते हो 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑटोक्लेव मेथड में अगर देखें तो ऑटोक्लेव मेथड में एक्चुअली क्या एक पर्टिकुलर सैंपल बनाया जाता है, इस सैंपल का टोटल वॉल्यूम एक्सपेंशन देखा जाता है, तो इस सैंपल का वॉल्यूम एक्सपेंशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.8%। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3 days स्ट्रेंथ 10 न्यूटन, 7 days 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 28 days स्ट्रेंथ सेम एज OPC 33 which is 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्पेसिफिक सरफेस एरिया दैट इज फाइननेस, ये किसको एयर परमेबिलिटी टेस्ट या फिर नर्स एंड ब्लेन एपरेटस को यूज करके इस टेस्ट को किया जाता है। should not be greater than 225 should be greater than equal to 225 मीटर स्क्वायर पर केजी, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे थोड़ा ज्यादा ही हो तो चलेगा लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ओपीसी से थोड़ा ज्यादा फाइन होना चाहिए, है ना, समझ में आया।
एक नोट लिखिए अब, C3A and C4AF plays important role in chloride binding which prevent reinforcement from corrosion. Full stop. In this cement, since quantity of C3A and C4AF is less, hence generally it is recommended that this cement should not be used for RCC construction in environment where there is high chloride exposure. Where there is high chloride exposure. Okay, important note है। बहुत लोग ये सारे बातें नहीं जानते हैं। आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आप जानते हो, यू आर इन एडवांस स्टेज। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस। इसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस तरह के सीमेंट को कहाँ पे काम में लाया जा सकता है? तो पहला, जैसे कि सीवर में, सीवर पाइप, सीवर ड्रेन वगैरह डिजाइन करने में, क्योंकि वहाँ पे सल्फेट अटैक होने की संभावना अधिक रहता है, क्योंकि सीवेज में आपका सल्फेट प्रेजेंट रहता है, सॉइल में सल्फेट रहता है ना। तो सीवर डिजाइन में या फिर कैनाल लाइनिंग करने में, ओके, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का यूज होता है। नेक्स्ट, यूज फॉर स्ट्रक्चर इन सी वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सी वाटर और कोस्टल एरिया में अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, या फिर मार्स लैंड, मार्स एरिया कहने का मतलब मार्सी लैंड मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे मीथेन की वैल्यू अधिक है, CH4, ऐसे लोकेशंस में भी हम सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का यूज करते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव, ये सब बातें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं आपको। प्लस कन्वेंशनल क्वेश्चन में लिखते वक्त इन सब पॉइंट को अगर ऐड करेंगे तो आपकी खूबसूरती बढ़ जाएगी आंसर की। नेक्स्ट, इन कोस्टल एरिया, इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसमेंट वेयर सॉइल हैविंग हाई सल्फेट कंटेंट, ओके, बेसमेंट वगैरह को बनाने में इस तरह के सीमेंट को इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। अब इसी का एक एडवांस वर्जन है, छोटा सा, हम देख लेते हैं, सुपर सल्फेटेड पोर्टलैंड सीमेंट। ओके, सुपर सल्फेटेड पोर्टलैंड सीमेंट, सल्फेटेड पोर्टलैंड सीमेंट। ओके, तो देखिए नाम में ही पोर्टलैंड है, तो पोर्टलैंड सीमेंट से ही बनाया जाता होगा, तो बिल्कुल बनाई जाती है। तो हम क्या करते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट की जो क्लिंकर्स है इसको कंसिडर करते हैं, प्लस इसमें और डिफरेंट चीजें मिक्सअप की जाती हैं। ओके, सो वो क्या है इसके बारे में बताएंगे, लेकिन इस सीमेंट का ऑब्जेक्टिव पहले समझिए। सुपर सल्फेटेड, तो सल्फेट रेजिस्टेंट जो सीमेंट था, इससे पहले जो हमने स्टडी किया था उसमें देखा था कि C3A का परसेंटेज 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसमें चूंकि यहाँ पे एक वर्ड ऐड हो गई सुपर, मतलब क्या है कि ये और ज्यादा सल्फेट को रेजिस्ट करेगा, मींस और ज्यादा C3A का परसेंटेज कम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे बेसिकली जो C3A है इसकी क्वांटिटी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3.5% बाय वेट ऑफ सीमेंट, ये ध्यान रखना है ना। तो इसलिए इसकी सल्फेट रेजिस्टेंस जो है ये इंप्रूव हो जाती है, तो इसलिए इसको सुपर सल्फेटेड पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। ना अब जरा सोचो, चूंकि C3A जो है इसके कारण हीट ऑफ हाइड्रेशन काफी होता है, अधिक हीट ऑफ हाइड्रेशन आपको डेवलप होती है। तो चूंकि C3A की परसेंटेज कम है, ठीक है, चूंकि C3A की परसेंटेज कम है, तो इसलिए इस तरह का सीमेंट जो होगा उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन की डेवलपमेंट कम होगी, मतलब ये एक तरह का लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, मतलब लो हीट सीमेंट होगा, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा सीमेंट जिसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू कम हो, क्योंकि C3A की परसेंटेज कम है ना। तो और C3A के हाइड्रेशन में आपको पता है ज्यादा हीट डेवलप होता है, तो ये एक तरह का लो हीट सीमेंट है। तो लो हीट सीमेंट को आप कहाँ पे उपयोगी पाते हैं, मास कंक्रीटिंग के केस में, ठीक है। इन केस ऑफ मास कंक्रीटिंग वी कैन यूज लो हीट सीमेंट, तो इसके बारे में हमने देखा था, कंसेप्ट सीखा हुआ। प्लस C3A में कमी होने के कारण क्या है, इसमें सल्फेट अटैक नहीं होगा, उसकी संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगे, है ना। तो इट इज रेजिस्टेंट टू सल्फेट अटैक। ओके, नाउ ये और कुछ एसिड्स होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक एसिड होता है, उन ऑर्गेनिक एसिड को भी ये रेजिस्ट करता है। प्लस ऑयल, ठीक है, कंक्रीट ऑयल के अटैक में आने के बाद भी कुछ खराबी हो सकती है उसमें, तो ये ऑयल को भी रेजिस्ट करता है। तो मान लो कि कहीं से तेल निकाल रहे हैं आप, ठीक है, तो वहां पे अगर कंक्रीट मैसनरी कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है, कंक्रीट वर्क रिक्वायर्ड है, तो आप इस तरह का सीमेंट यूज कर सकते हैं इन ऑयल वेल, ठीक है, तेल के कुएं,
तेल के कुएं में इस तरह का सीमेंट यूज किया जा सकता है, सुपर सल्फेट सीमेंट, बिकॉज इट इज रेजिस्टेंट टू ऑयल। इसकी जो फाइननेस होती है ना ये काफी अधिक होती है। आप ध्यान से सुनिए, चीजें पहले सुनिए, फिर हम तो लिखवा ही देंगे कंसेप्ट, ओके, लेकिन चीजें सुनो। इसकी जो फाइननेस होती है ये काफी अधिक होती है। तो इसकी फाइननेस अधिक होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एक कंसेप्ट बताया कि फॉर अटेनिंग सेम वर्केबिलिटी the water content required for fine cement is more than water content required for coarse cement। तो ज्यादा पानी आपको डालना होगा इस केस में, इस सीमेंट में, क्योंकि इसकी फाइननेस बहुत ज्यादा है। तो अगर सीमेंट में ज्यादा पानी डाल रहे हो तो ज्यादा पानी इवापोरेट भी करेगा, ज्यादा पानी इवापोरेट भी करेगा। ठीक है, अब सोचो कि पानी इवापोरेट कब करेगा, जब पानी गर्म होगी या फिर कंक्रीट जो है वो गर्म होगा तो उसके अंदर जो पानी है वो इवापोरेट होगा। अब चूंकि ये जो सीमेंट है ये अपने आप में एक तरह का लो हीट सीमेंट है, तो ये तो ऐसे तो गर्म नहीं होगा हीट ऑफ हाइड्रेशन के कारण, समझ आ रहा है? ऐसे वो हीट ऑफ हाइड्रेशन के कारण वो गर्म नहीं होगा। तो कैसे गर्म हो सकता है, मान लो आप किसी गर्म एटमॉस्फेयर में, ऐसे जगह पे जहां पे तापमान बहुत अधिक है, खास करके मान लो ऑन एन एवरेज 40 डिग्री से ज्यादा है, ऐसी जगह पे अगर इस तरह के सीमेंट के कंक्रीट को यूज कर लिया तो तब तो वो कंक्रीट गर्म हो जाएगी। तो गर्म होगी तो उसके अंदर जो पानी है वो बाहर निकलेगी, इवापोरेट करेगी। अगर पानी बाहर निकलेगी कंक्रीट से तो क्या हो जाएगा, कंक्रीट में श्रिंकेज होगा। श्रिंकेज होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम रिडक्शन होगी, क्रैक डेवलपमेंट होगी, समझ में आया? तो स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी अफेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए एक तरह का रिकमेंडेशन है आपके पास कि सुपर सल्फेटेड सीमेंट को हम हाई टेम्परेचर पे यूज नहीं करते हैं, हम इसको यूज करते हैं एट टेम्परेचर बिलो 40 डिग्री सेल्सियस। तो इस बात को यहाँ पे लिख लीजिए कि ऑलवेज यूज्ड बिलो 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका एक इस्तेमाल आपने देखा कि मास कंक्रीटिंग में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह का लो हीट सीमेंट है, प्लस चूंकि ये सल्फेट को रेजिस्ट करता है तो मेराइन एरिया या फिर कोस्टल एरियाज में अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो इस तरह के सीमेंट को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर सी वाटर में अगर कंस्ट्रक्शन करें, मतलब वही मेराइन एरिया वगैरह में, ओके, या फिर ऐसे सॉइल में जहाँ पे सल्फेट की कंसेंट्रेशन अधिक है तो वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो लिखिए इसके बारे में। It is manufactured by grinding together a mixture of 80 to 85% of granulated slag। अभी स्लैग क्या है, देखिए मिक्सचर ऑफ 80 टू 85% आपका स्लैग होगा। इसमें हम इसमें क्या यूज करते हैं, स्लैग। स्लैग के बारे में मैंने वैसे आगे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पहले आप समझ लो। स्लैग एक तरह का बाई प्रोडक्ट है, कह सकते हो वेस्ट मटेरियल है आयरन इंडस्ट्री का, या फिर मेटल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो ब्लास्ट फर्नेस यूज होता है उसके अंदर की जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकल के आती है स्लैग। अब ये स्लैग क्या है, स्लैग एक ऐसा मटेरियल है जिसका कंपोजिशन लाइम है, ठीक है, फिर आपका सिलिका होता है उसमें, फिर मैग्नीशिया होता है ऑक्साइड फॉर्म में, मतलब लाइम CaO, फिर SiO2 MgO, ये सारे होंगे। ठीक है, तो लाइम सिलिका ये सारे क्या है, सीमेंटेशियस मटेरियल, मतलब यही सारे तो मटेरियल एज ए रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो सारे तो आपको ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में ही मिल जाएगा। तो हम ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को ले लेते हैं 80 to 85% विथ 10 to 15% of calcium sulfate in form of gypsum, okay, and about 5% of Portland cement clinker, about 5% of Portland cement clinker, okay, to an extreme fineness of about 400 to 500 मीटर स्क्वायर पर केजी। इसकी फाइननेस देखिए काफी अधिक है ना। तो इस तरह के सीमेंट को कैसे बनाई जाती है, सुपर सल्फेटेड सीमेंट को 80 से 85% ब्लास्ट फर्नेस स्लैग प्लस 10 से 15% क्या लोगे आप, जिप्सम या फिर कैल्शियम सल्फेट प्लस 5% पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर। तीनों को इतना अच्छे से फाइन करिए, मतलब बर्न करिए, फिर फाइन करिए, मिक्स करिए, इतने अच्छे से फाइन करिए
कि लगभग फाइननेस 400 से 500 होना चाहिए, 400 से ज्यादा ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस सीमेंट C3A which is susceptible to sulfate attack is restricted to about 3.5%। C3A की परसेंटेज इसमें काफी कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ए टाइप ऑफ लो हीट सीमेंट, क्योंकि C3A की क्वांटिटी कम है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन C3A के होने के कारण अधिक आती है, तो यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन इसलिए कम डेवलप होगी क्योंकि C3A की क्वांटिटी कम है। इसलिए इस तरह के सीमेंट को हम मास कंक्रीटिंग के केस में यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे थर्मल क्रैक वगैरह डेवलप नहीं होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट डेवलप नहीं होगा, थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, तो क्रैक डेवलप नहीं होगा, तो स्ट्रक्चर का ड्यूरेबिलिटी बनी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज रेजिस्टेंट टू सल्फेट अटैक, यही तो हम देखे थे, इसका नाम ही है सुपर सल्फेट, तो ये एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, इट इज रेजिस्टेंट टू सल्फेट अटैक। दिस सीमेंट should not be used in construction exposed to frequent freezing and thawing or moistening and drying action, ठीक है। ऐसे लोकेशन पे इस तरह के सीमेंट को यूज नहीं करेंगे जहां पे तुरंत आइस जम रहा हो, फिर तुरंत पानी पिघल रहा हो, फिर तुरंत आइस जम रहा हो, पिघल रहा है, या फिर जल्द गीला हो रहा है, सूखा हो रहा है, फिर गीला हो रहा है, सूखा हो रहा है। इस तरह से क्या होगा, इस तरह के मतलब इस सीमेंट को यूज करके जो कंक्रीट बनाएंगे इसकी ड्यूरेबिलिटी बेकार हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू सी वाटर, तो आप इस तरह के सीमेंट को यूज करके जो कंक्रीट बनाओगे उसको मेराइन एरिया कोस्टल रीजन्स में कंस्ट्रक्शन करने के लिए यूज कर सकते हैं कि नहीं। एंड कैन विथस्टैंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट फाउंड इन सॉइल और इन ग्राउंड वाटर, तो आप इस तरह के सीमेंट को यूज करके क्या कहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, ऐसे लोकेशन पे जहाँ पे अधिक सल्फेट की कंसंट्रेशन है सॉइल में, है ना, बेसमेंट फाउंडेशन वगैरह बना सकते हैं वहां पे। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज रेजिस्टेंट टू पीटी एसिड एंड ऑयल्स ऑल्सो, तो इस पॉइंट को अंडरलाइन करिए, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, सो थोड़ा यूनिक है तो इसको याद रखिएगा। इट इज रेजिस्टेंट टू पीटी एसिड एंड ऑयल, पीटी एसिड मतलब ऑर्गेनिक एसिड, सॉइल वगैरह में पाए जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, मतलब प्लांट वगैरह एनिमल वगैरह जो मरते हैं ना, उनके डिकम्पोजिशन होने के कारण कुछ एसिड भी निकलेंगे, तो वो जो एसिड है वो पीटी एसिड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी यूज्ड विथ एनी टाइप ऑफ एडमिक्सचर, किसी भी तरह का एडमिक्सचर के साथ हम मिक्स नहीं, एडमिक्सचर बहुत तरह के होते हैं, सेट टाइम इंक्रीज करने के लिए, सेटिंग टाइम इंक्रीज करने के लिए, सेटिंग टाइम डिक्रीज करने के लिए, एक्सेलरेटर, रिटार्डर, वर्केबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, है ना, बहुत अनेक तरह के एडमिक्सचर होते हैं हमारे पास। तो इस तरह के इस सीमेंट को हम किसी भी एडमिक्सचर के साथ यूज नहीं करेंगे, ओके। तो ये आपका गाइडलाइन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि इसकी फाइननेस काफी अधिक है, ओके, फाइननेस अधिक है, इसलिए इसमें ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर अटेनिंग वर्केबल पेस्ट, तो ज्यादा वाटर मिला के कंक्रीट बनाएंगे तो ज्यादा पानी इवापोरेट भी करेगा, और चूंकि इसका टेम्परेचर खुद में ये एक मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन जो ये एक तरह का लो हीट सीमेंट है, इसलिए ये तो अंदर में अपने आप गर्म नहीं हो रहा है, लेकिन इसको अगर गर्म एटमॉस्फेयर में डाल दोगे तो बहुत सारा पानी इवापोरेट कर जाएगा, तो श्रिंकेज की चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए इसको हाई टेम्परेचर पे यूज नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और वो टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब फिजिकल रिक्वायरमेंट वगैरह क्या है, फाइननेस के बारे में तो आपको बता ही दिया था, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर पर केजी, है ना, ठीक है। तो ये क्या है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, क्या निकाल रहे हैं, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। सेटिंग टाइम क्या है, इनिशियल सेटिंग टाइम शुड बी IST should be greater than equal to 30 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम शुड बी लेस देन इक्वल टू 600 मिनट और 10 आवर। साउंडनेस की क्या है, ली चार्टियर्स मेथड के अकॉर्डिंग अगर साउंडनेस हम निकालेंगे तो जो इंडिकेटर आर्म है, इंडिकेटर आर्म के बीच में 5 mm से अधिक एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट,
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो है ये याद नहीं भी रखने से चलेगा, ठीक है, जस्ट लिखने के लिए मैंने लिख दिया है, ओके, ताकि आप फ्यूचर में बाद में मेरे को ना बोलो वापस कि सर आपने बताया नहीं था, जस्ट मैंने लिखने के लिए लिख दिया है, ओके, ये सब कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये याद रख सकते हो, जो यूनिक वैल्यूज है ना उसे याद रखा जाता है, और बाकी देखिए, बाकी जो मैक्सिमम सीमेंट है उसके जो सेटिंग टाइम है वो ओपीसी जैसा ही है, मतलब 30 मिनट और 10 घंटा, इतना ध्यान रखिएगा। हाँ, फाइननेस की वैल्यू आप ध्यान रख सकते हो, क्योंकि इससे आपको एक कंपैरिजन मिलेगा आपके माइंड में, ओके, कि कौन सा सीमेंट ज्यादा फाइन है, कौन सा सीमेंट कम फाइन है। तो अकॉर्डिंग टू फाइननेस आप एक कमेंट, एक पॉइंट लिख सकते हो, क्या, कौन सा वाला पॉइंट, मतलब वाटर रिक्वायरमेंट की, ठीक है ना, इस पॉइंट को लिख सकते हैं। तो वाटर रिक्वायरमेंट, इवापोरेशन, श्रिंकेज, ये पॉइंट एक ऐड कर सकते हो। तो फाइननेस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनती है, तो इसलिए फाइननेस की वैल्यू आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका कौन किस तरह का सीमेंट। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड योर सुपर सल्फेटेड पोर्टलैंड सीमेंट। नाउ अब जरा बात करते हैं, ये जो हमने स्लैग बताया था इसके बारे में लिखिए। स्लैग क्या है, यहाँ पे देखिए एक तस्वीर है, तस्वीर दिख रहा है, ओके, जस्ट एग्रीगेट जैसा दिख रहा है ना आपको, तो दिस इज ओनली दिस स्लैग। इस ये क्या है, ये एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट या फिर बाई प्रोडक्ट है, कहाँ की, ब्लास्ट फर्नेस की, कहाँ की, आयरन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, या फिर आयरन जैसे कि एक मेटल है, तो और भी डिफरेंट मेटल होते हैं, अल्यूमिना, मतलब अल्यूमिनियम फैक्ट्री, अल्यूमिनियम इंडस्ट्री, वहां भी ब्लास्ट फर्नेस यूज होती है, तो वहां से भी इस तरह का फिर बाई प्रोडक्ट निकलेगा या फिर वेस्ट मटेरियल निकलेगा, जो जिसको हम कहेंगे अगेन स्लैग, है ना। तो ये जो स्लैग होते हैं ना, इसमें सबसे अधिक परसेंटेज में क्या होता है, खास करके आपको लाइम मिलता है, सिलिका मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, अल्यूमिना मिलता है, ये जो स्लैग होते हैं इनमें ये सारे कुछ होते हैं। इट इज वेरी रिच इन सीमेंटेशियस मटेरियल लाइक लाइम, सिलिका, मैग्नीशियम, अलुमिना एक्सेट्रा। तो सीमेंट बनाने के लिए तो यही सारे रॉ मटेरियल आप लेते हो ना, कैल्कारेशियस मटेरियल, एग्रालेशियस मटेरियल, एग्रीलेशियस मटेरियल, इन्हीं सब मटेरियल को लेते हैं, तो वो तो आपको एक ही चीज में मिल रहा है जो कि है स्लैग, तो हम डायरेक्टली इसी को यूज करेंगे ना, तो इसी को ले लिया जाता है, ओके। तो सिंस इट इज इन ग्रैनुलेटेड फॉर्म, मतलब दानेदार टाइप में है, इसीलिए इसको हम ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग भी कहते हैं, GBFS, ठीक है। तो ये कभी कभी शॉर्ट टर्म याद रखिएगा, कहीं डायरेक्टली क्वेश्चन में आ गया GBFS, मतलब समझ जाना वो क्या है, स्लैग की बात कर रहा है, ओके। स्लैग क्या है, एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि रिच होता है सीमेंटेशियस मटेरियल में, ठीक है, लाइम, सिलिका, अलुमिना, मैग्नीशियम, ये सारे इनका ऑक्साइड, इनका क्या मिलता है आपको उसमें, ऑक्साइड, लाइम CaO, सिलिका SiO2, सिलिका डाइऑक्साइड, ऑक्साइड है, अलुमिना, अल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना, मैग्नीशिया ऑक्साइड, ये सारे ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं उसमें, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में जो आपका रॉ मटेरियल, रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल है, दे आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स। नाउ पीटी एसिड के बारे में बता दिया था हमने, ये क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, समझ में आया, वेल। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस सुपर सल्फेटेड सीमेंट। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट के बारे में लिखिए, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, PSC। तो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के बारे में आपको गिवन है इंडियन स्टैंडर्ड 455 1989 के अंदर, ठीक है। सो इसको भी यहाँ पे देखिए सीमेंट के अंदर ही लिखा हुआ है स्लैग, तो ऑब्वियसली हम स्लैग का इस्तेमाल करेंगे, जो स्लैग के बारे में अभी आपको बताया था उसी स्लैग का इस्तेमाल करेंगे इस तरह के सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने में, है ना। ये जो सीमेंट है ये सेम टू सेम आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड जैसा और OPC सीमेंट जैसा ही होता है, लेकिन बस इसमें एक डिफरेंस होती है, ओके, इसमें एक डिफरेंस ये होती है कि इसमें थोड़ा मींस इस वाले सीमेंट में, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट में, PSC में जो लाइम की कंटेंट है ना वो थोड़ा कम होती है एज कंपेयर टू OPC, लेकिन सिलिका का जो कंटेंट है वो थोड़ा अधिक होता है एज कंपेयर टू OPC। ये एक पॉइंट हो जाती है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे। ये भी एक तरह का लो हीट सीमेंट है, मतलब इसमें भी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो कम डेवलप होता है, ओके।
सो इसके बारे में लिखते हैं। चलिए लिखिए, इट इज मेड बाय इंटरग्राइंडिंग पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर लेस देन 35% एंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग एंड जिप्सम। तीन चीजों को यूज करके बनाई जाती है। जिप्सम मतलब कैल्शियम सल्फेट और कुछ नहीं। ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग क्या है, इसके बारे में तो लिख दिया था ना हमने, फिर भी आप लिख लीजिए। इट इज ए वेस्ट प्रोडक्ट produced while manufacturing of metal, example steel plant or iron industry. It is generally rich in oxide of lime and silica. alumina and magnesia भी present होते हैं, लेकिन सबसे अधिक लाइम सिलिका होता है खास करके। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ दिस slag सीमेंट इज सेम एज ओपीसी सीमेंट। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जैसा ही होता है, बट दिस सीमेंट हैज लोअर लाइम कंटेंट। This cement has lower lime content and high content of silica and alumina as compared to OPC. Okay, as compared to OPC. It is one type of low heat cement. ये एक तरह का low heat cement है, and provide resistive action against chloride and sulfate. प्रोवाइड रेजिस्टिव एक्शन अगेंस्ट क्लोराइड एंड सल्फेट, मतलब ये क्लोराइड से भी बचाएगा एंड सल्फेट से भी बचाएगा। अच्छा, ये क्लोराइड से क्यों बचा पाता है? क्योंकि देखिए इस तरह के सीमेंट में आपका अलुमिना ज्यादा है ना, अलुमिना भी ज्यादा। ओपीसी के कंपैरिजन में इसमें सिलिका अलुमिना ज्यादा है, तो C3A डेवलप होगा। C3A का प्रॉपर्टी क्या है? क्लोराइड बाइंडिंग, मतलब क्लोराइड को पकड़ लेगा वो और दूसरा कंपाउंड बना देगा, जो कि सीमेंट में एक तरह से थोड़ा मोड़ा स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करेगा। तो जिस कारण से जो क्लोराइड है, जो कि रिइंफोर्समेंट पर अटैक कर सकता था और जिस कारण से जंग लग सकती थी, उस चीज को वो रोक दिया, है ना। तो C3A अधिक होगी इसमें ऑब्वियसली, एज कंपेयर टू OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसलिए क्लोराइड को एंड सल्फेट को रेजिस्ट कर पाएगा। It is less permeable and more watertight. It is generally used in hydraulic structure construction and in case of mass concreting. इसको जनरली इस्तेमाल किया जाता है in case of hydraulic structure construction and in case of mass concreting. मेराइन वर्क के लिए भी आप यूज कर सकते हो। पाइप कैरिंग केमिकल और सीवेज पाइप, इसको डिजाइन करने में यूज कर सकते हैं। इसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है? स्पेसिफिक सरफेस एरिया शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जस्ट ओपीसी से थोड़ा ज्यादा 225 मीटर स्क्वायर पर केजी। सेटिंग टाइम जो है IST FST वो सेम है आपका ओपीसी जैसा 30 मिनट 10 आवर। साउंडनेस जो है वो भी सेम है, मतलब 10 mm ली चार्टलियस के अकॉर्डिंग एंड 0.8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑटोक्लेव मेथड। ओके, सो अब चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट के बारे में लिखिए, लो हीट सीमेंट। अभी देखो लो हीट सीमेंट ये एक तरह का सिंपल टाइप ऑफ सीमेंट है। एक्चुअली क्या है, लो हीट, नाम ही है लो हीट, मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजन इसमें कम डेवलप हो रही होगी, कहने का यही मतलब है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजन कम डेवलप हो रही होगी, तो आपने ऐसा क्या किया कि कम हीट ऑफ हाइड्रोजन डेवलप हो रही। तो जो देखो, जब आपने पोर्टलैंड सीमेंट बनाया, जो क्लिंकर्स बना, तो क्लिंकर्स में आप पानी जब मिला, मतलब क्लिंकर्स बने बॉगी कंपाउंड C3A, उसमें क्लिंकर्स में क्या है, C3A है, C3S है, C2S है, C4AF है, ये सारे बॉगी कंपाउंड बन गए। अब जब आपने सीमेंट बनाया तो सीमेंट में ये सारे मेजर कंपाउंड प्रेजेंट है। अब जब आप पानी मिला रहे हो, हाइड्रोजन हो रहा है, तो ये सारे कंपाउंड डिफरेंट टाइम पे रिएक्ट कर रहे हैं और डिफरेंट परसेंटेज ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजन दे रहा है ऐसे बॉगी कंपाउंड, अगर उनकी परसेंटेज को कम कर दिया जाए तो ओवरऑल हीट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ सीमेंट विल बी लो कि नहीं। तो यही कंसेप्ट को यूज करके लो हीट सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो इस तरह के सीमेंट में खास करके C3A, C4AF एंड C3S की जो परसेंटेज है ये काफी कम होती है, एंड सबसे अधिक परसेंटेज होती है C2S, कैल्शियम डाइसल्फेट। ओके, सॉरी कैल्शियम डाइसिलिकेट, C2S। तो C2S की परसेंटेज काफी अधिक होती है। तो आपको पता है, अब जो C2S है इसके बारे में जब हमने स्टडी किया था, तो वहां पे हमने स्टडी किया था, देखा था कि
कि C2H के कारण इनिशियल अर्ली स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होता। मतलब कंक्रीट में पानी मिला दिया तो तुरंत उसमें स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होगा, उसमें बहुत समय बाद धीरे धीरे स्ट्रेंथ डेवलप होता है। तो चूंकि C2H की परसेंटेज ज्यादा है तो अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट विल बी स्लो, रेट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट विल बी स्लो, बट लेटर ऑन बाद में काफी स्ट्रेंथ मिल जाएगा आपको, है ना, क्योंकि C2H के कारण प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ मिलती है एंड लेटर ऑन स्टेज, मतलब बाद में आपको स्ट्रेंथ मिलती है C2H के कारण, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन काफी लेट में होती है। ओके, लेट तक चलते रहती है, ऐसा कह सकते हो। अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है वो OPC जैसा ही होता है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ओके सो वेल, तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं। It is a Portland cement with lower content of rapidly hydrating compound such as C3A, C4AF and C3S. Next point, it has higher percentage of C2S content by weight. It has higher percentage of C2S content by weight. Next point, it have very slow rate of development of strength, but ultimate strength is same as OPC. रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ भले स्लो है क्योंकि क्योंकि यहाँ पे C2S की परसेंटेज ज्यादा है, C3S, C3A इन सब चीजों की परसेंटेज कम है, ठीक है, इसलिए रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट कम है, लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है वो OPC जैसा ही है, उसके बराबर ही है। The slow rate of development of strength is basically due to having lower content of C3S, as it is a compound which impart early strength. क्योंकि C3S अगर होता है तो उस कारण से मतलब अर्ली स्ट्रेंथ मिलता है, लेकिन C3S की परसेंटेज यहाँ पे कम है, इसलिए अर्ली स्ट्रेंथ यहाँ पे उतना मिल नहीं पाएगा आपको, लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेंथ सेम है। इनिशियल सेटिंग टाइम 1 घंटे के आसपास होती है, फाइनल सेटिंग टाइम सेम 10 आवर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो लो हीट सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना, 1 घंटा। ओके, 1 घंटे से ज्यादा होना चाहिए, 1 घंटे से ज्यादा ही होता है। Next point, heat of hydration of this kind of cement should not exceed 65 calorie per gram in 7 days and 70 to 75 calorie per gram at 28 days. इसकी वैल्यू याद रखिएगा, ये एग्जाम में SSC JEE वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फॉर OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए क्या वो ओके फॉर OPC, हाँ, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 7 डेज 90 कैलोरी पर ग्राम, 28 डेज का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो कितना होता है, 90 to 100 कैलोरी पर ग्राम। तो ये OPC के लिए था, तो OPC से आप कंपेयर करिए जरा, ठीक है, ये कंपैरिजन के लिए बताएं। लो हीट सीमेंट का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन ये काफी कम है कि नहीं, 65 है 7 डेज में, और 90 डेज पे कितना है, 28 डेज पे कितना है, 70 to 75, तो OPC के कंपैरिजन में बहुत कम है ना। ओके, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, दिस सीमेंट इज फाइनर देन OPC। ओके, इसका जो फाइननेस होता है ये OPC से ज्यादा होता है। इसके जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो कितना होती है, अप्रोक्सीमेटली 30 to 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी, 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी। साउंडनेस जो है ली चार्टियर्स मेथड को यूज करके मेजर करोगे तो वही 10 mm, ऑटोक्लेव से तो वॉल्यूम एक्सपेंशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.8%। दिस सीमेंट इज डिजायरेबल इन केस ऑफ मास कंक्रीट अगेन, क्योंकि लो हीट सीमेंट है और ग्रेविटी डैम वगैरह बनाने में इस तरह के सीमेंट को हेवीली यूज किया जाता है, मतलब मुख्य रूप से यूज किया जाता है। सिंस लो हीट इज इवॉल्व, ओके, इट प्रिवेंट श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन काफी कम है, इसलिए श्रिंकेज की जो संभावना है ये काफी कम हो जाती है, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड मोस्ट टाइप ऑफ सीमेंट। अभी हमारे पास अभी फिर भी बहुत तरह के सीमेंट को स्टडी करना बाकी है, जिसको हम स्टडी करेंगे। सो वेल, अब हम स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो काफी लंबा हो गया और आई एम नाउ टायर्ड, सो आई विल अपलोड नेक्स्ट वीडियो, सो टाइप्स ऑफ सीमेंट पार्ट 2, तो उसमें हम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट, बाकी टाइप ऑफ सीमेंट कवर करेंगे। ओके, ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।